अच्छा, हम लोग लास्ट दिन इस क्लास में जो पढ़ रहे थे दैट इज ओवरहेड पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तुम लोग को ओवरहेड का कंसेप्ट याद है? देखो एक बार रिकॉल करवा देते। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे प्रोडक्शन में डायरेक्ट जो भी रहता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जो भी इनडायरेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है? डायरेक्ट होता है कि जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होता है, लाइक रेंट हो गया, सर्विस मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सबको हमें क्या करना पड़ता है? आइदर एलोकेट करना पड़ता है या फिर अपोर्शन करना पड़ता है। एक्चुअली ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इस तरह के ओवरहेड को। डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टेप्स भी मैंने बताया था, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेकेंडरी, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो देखो क्लासिफिकेशन किस तरह से था, बिहेवियर के हिसाब से, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड, और एलिमेंट के हिसाब से भी था, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर फंक्शन के हिसाब से, यानी फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का था, एलोकेशन एंड अपोर्शन। एलोकेशन का मतलब था जब डायरेक्टली हमें दिया हुआ रहेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना है तो हम लोग एलोकेट कर देंगे। अपोर्शन मतलब जब हमें ओवरऑल दिया हुआ रहेगा, मान लो 4 डिपार्टमेंट का रेंट दिया हुआ है, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, टोटली रेंट आ रहा है तो अपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया था। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को किस तरह से अपोर्शन करना है, तो वहां हमें क्या बेसिस फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अपोर्शनमेंट था। इसके अलावा भी शायद एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, या नंबर मैंने नहीं लगाया है या फिर वही वाला क्वेश्चन था, फिर उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। अब आज हम लोग सीखेंगे ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड्स है उसे अलग अलग सीखेंगे। वैसे तो उस दिन भी हम लोगों ने दो मेथड किया था, देखो एक ही मेथड किया था, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और देखो कुछ क्वेश्चन जो है तुम लोग मुझे सिर्फ बताओगे क्या करना है तो ही हमारा हो जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। ठीक से सुनो, 3 डिपार्टमेंट है P1, P2, P3। ये जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। ये इनको सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ओवरहेड्स और अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओवरहेड में क्या क्या है, रेंट। क्यों ओवरहेड है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओवरऑल दिया हुआ है लेकिन काम तो 4-5 जगह हो रहा है ना, रेंट तो 5 जगह के लिए पे हो रहा है। प्रोडक्शन और सर्विस पूरा जो काम है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का रेंट 6000, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ESI कंट्रीब्यूशन, पावर। और इसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखो नीचे क्या दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है, अच्छा नीचे दिया हुआ है बेसिस। देखो एरिया, नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। करना क्या है, एलोकेट और अपोर्शन। या तो एलोकेट कर दो, अगर एलोकेट करना है तो दिया हुआ रहना चाहिए कि P1 का इतना रेंट है, P2 का, P3 का, S1 का, S2 का, देन ये हो जाता है एलोकेट। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें हम लोग एलोकेट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट हमें बता रहे हैं, हमें अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपोर्शन करने के लिए हमें बेसिस ढूंढना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो तुम लोग कर पाओगे क्योंकि इसमें तुम लोग को क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये वाला ये हम बताना चाह रहे हैं, मतलब ये लाइन बाय लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसका तुम लोग को कैलकुलेटर में अच्छी तरह का प्रैक्टिस कर लेना है ताकि तुम लोग कर पाओ इसे इजीली। तो देखो तुम लोग मुझे बताओ पहले, रेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले तुम लोग मुझे सारा बेसिस बताते जाओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को लास्ट क्लास का कंसेप्ट याद है। रेंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, देखो क्वेश्चन बस यही तक है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। बता दो रेंट किस पे होना चाहिए फटाफट, हम लोग ये सारा चीज ऐसे ही। एरिया स्क्वायर फीट। एरिया स्क्वायर फीट में रेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी हमारा रेशियो हो जाएगा ये वाला 4:3:2, या फिर इसे तुम लोग को रेशियो कर लेना है। अगर रेशियो नहीं भी करते हो, देखो पॉइंट देखो क्या क्या हमें याद रखना है, 400,
300, ठीक है, 400, 300, 270, ठीक है, 270, ये सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करके क्या करेंगे, देखो किस तरह से फटाफट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये सारा अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो अमाउंट हमारा आएगा 1200। कितना आ रहा है, 1200। रेंट कितना है, रेंट है 6000। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ रहा है, 5। अब क्या करना है, 5 इंटू 400, 5 इंटू 300, 5 इंटू 270, 5 इंटू 150 एंड 5 इंटू 800। इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेंट का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 5 इंटू 400 एक देख लेते हैं चेक करके, 5 इंटू 400 कितना होता है 2000, ठीक है, 5 इंटू 400 2000 होता है। तो ये देखो 2000। नेक्स्ट बताओ, रिपेयर्स किस पे होना चाहिए, फटाफट बताओ। ये सब क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही कर पाओगे, बताओ। रिपेयर होगा वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर, सही। रिपेयर जो होगा वो वैल्यू ऑफ प्लांट के ऊपर होगा। डेप्रिसिएशन बताओ, प्लांट। प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑल्सो प्लांट। लाइटिंग बताओ, लाइटिंग किसके ऊपर होना चाहिए, या बेसिस देखो ना, लाइटिंग किसके ऊपर होना चाहिए, क्या लगता है। लाइटिंग और ये जो पावर है, ये दोनों में डिफरेंस, हाँ, स्क्वायर फीट के ऊपर। लाइटिंग और पावर में डिफरेंस होता है। पावर ये प्लांट मशीनरी के ऊपर यूज होता है। पावर मतलब जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक कॉमर्शियल, एक डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब जो घर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके लिए उतना पावरफुल कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर प्लांट वगैरह चलाना हो तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग अलग होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पावर, पावर कंजम्पशन होता है। और घर पे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, तो पावर के लिए प्लांट वगैरह, ठीक है। तो ये जो पावर है इसके लिए हम लोग हॉर्स पावर यूज करेंगे। बट जो लाइटिंग है उसके लिए फिर क्या यूज करें, देखो लाइटिंग अब नंबर ऑफ वर्कर पे तो नहीं होता, वेजेस वैल्यू ऑफ प्लांट पे नहीं होगा। तो फिर लाइटिंग हमें किस पे यूज करना पड़ेगा, एरिया स्क्वायर फीट। जितना एरिया है उतना एरिया शायद लाइट जल रहा होगा, दैट्स वाई हमें इसी पे यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस हमें इस पे लगाना है। नेक्स्ट बताते जाओ, सुपरविजन ये किस पे होगा, वर्कर्स, वर्कर्स, सुपरविजन वर्कर्स पे होगा। फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, स्टॉक, हाँ, स्टॉक वैल्यू के ऊपर होगा। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय लोगों को जो दिया जाता है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन बताओ किस पे होगा, वर्कर पे होगा, बस। तो ये देखो यहाँ पर तुम लोग वेजेस डायरेक्टली पुट हो जाना चाहिए। देख, अच्छा, ईएसआई का वेजेस पे होगा क्या, वर्कर, तो फिर नंबर ऑफ वर्कर के कंट्री, अच्छा वेजेस पे था क्या, वेजेस का वैल्यू नहीं है, अच्छा मुझे लगा वेजेस रुपीज में दिया हुआ। अगर डायरेक्ट वेजेस रुपीज में दिया हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाता। ये डायरेक्ट वेजेस नहीं है, रुपीज भी नहीं है। इसका मतलब ये जो वेजेस दिया हुआ है इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो कौन सा वाला जाएगा, वेजेस के ऊपर हमारा जाएगा ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या कोई काम नहीं हुआ, सुपरविजन में चला गया। अच्छा, सुपरविजन में चला जाएगा नंबर ऑफ वर्कर। सुपरवाइजर का काम होता है वर्कर को देखना, तो नंबर ऑफ वर्कर जो है सुपरविजन में जाना चाहिए। ईएसआई कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए वेजेस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बेसिस क्या था। देखो, रेंट एरिया, रिपेयर प्लांट वैल्यू, डेप्रिसिएशन प्लांट वैल्यू के ऊपर होगा, उसी तरह से होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने किया है। और देखो जहां पर वैल्यू ऑफ प्लांट S2 में नहीं है तो S2 में नहीं बैठेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बैठेगा। वैल्यू ऑफ प्लांट S2 में नहीं है, ठीक है, इसीलिए वैल्यू ऑफ प्लांट से जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेसिस करके वो S2 में नहीं पुट होगा। बाकी सारा चीज में देखो, लाइटिंग, एरिया स्क्वायर फीट, सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर, फायर इंश्योरेंस, स्टॉक वैल्यू। लेकिन स्टॉक वैल्यू शायद S1 S2 का नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। स्टॉक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, इसीलिए स्टॉक वैल्यू देखो S1 S2 में नहीं है, इसीलिए वहां पर पुट नहीं हो रहा है। तो जितना सारा हमारा रेशियो बन रहा है उसी हिसाब से पुट हो जाएगा। ये सारी कंट्रीब्यूशन वेजेस के ऊपर हो रहा है और पावर हॉर्स पावर के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज हमें पॉइंट दिखा कि एक तो पावर जो है प्लांट वगैरह पे होता है, लाइटिंग लाइट पॉइंट पे होता है, नहीं रहेगा तो एरिया स्क्वायर फीट पे ले लेंगे। और ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी है, सुपरवाइजर भी है, तो सुपरवाइजर वर्कर को सुपरवाइज करता है तो नंबर ऑफ वर्कर पे होना चाहिए। ईएसआई कंट्रीब्यूशन वेजेस पे हो गया।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल हमारा देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ये 11,350, 8,505 और 6,800, ये जो हमारा बैलेंस आया है 6,825, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारा वैल्यू आया है ये 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, देखो नीचे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू हमारा ये है। अब क्वेश्चन अगर इसी का हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब खर्चा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड कर देना। सर्विस डिपार्टमेंट रखा गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी खर्चा जो रहेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा रहेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, तो देखो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो हमारा सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है उसे अपोर्शन करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो अभी मैंने तुम लोग को दिखाया, देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमारा वैल्यू क्या था, ये 11,350, ठीक है। 11,350, 8,505 और 6,825। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि if in the above example consider that if the S1 and S2, that is service department 1 and service department 2, costs are to be distributed on assumption of service rendered as S1 to P1, S1 P1 को कितना सर्विस देता है 40%, P2 को 30%, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये P3 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है 30% होना चाहिए, ठीक है। या 10% नहीं होगा, तो इसे तुम लोग का जो मैथ है उसमें भी 30% कर लो जिन लोग के पास है, ठीक है। और जिन लोग को हम सेंड करेंगे उनको रेक्टिफाई करके दे देंगे, या फिर याद रखो रेक्टिफाई कर लेना है। 40, 30 एंड 30 होना चाहिए। तो S1 प्रोवाइड कर रहा है सर्विस इतने इतने परसेंटेज में इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो हमें क्या करना है, हमें S1 का जितना खर्चा हुआ है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जितना हमें मिला है वो इन तीनों डिपार्टमेंट में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट। तो अब देखो यहाँ पर कितना है, S1 का देखते हैं 2910, ठीक है, और S2 का 1610। तो देखो 2910 जो है 2910 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 40, 30, 30% में P1, P2 और P3 में। सिमिलरली S2 का जो कॉस्ट है वो 5:3:2 रेशियो में बता दिया है। जैसे बताएगा क्वेश्चन, अगर बताता है ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। 5:3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 2। अब इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 805, 488, 322, तो टोटल मिल गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे बोला है हम लोगों ने उसी तरह से कर दिया है, ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस मेथड का नाम क्या है, देखो इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्यों, जैसे बोला है वैसे ही कर दिया हम लोगों ने, दैट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अब हम लोग मेथड कर रहे हैं। तो पहला मेथड हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तुम लोग भी नोट डाउन कर लो। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सारा मेथड पढ़ रहा है देखो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट आ गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। ये आ गया हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट देखो हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मेथड का नाम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है देखो, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा जैसा बोला जाएगा वैसे हम लोग को करना है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कैसे होगा देखो, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्वेश्चन क्या है देखो। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन एंड असेंबली। दो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक फैब्रिकेशन और एक असेंबली, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट एज
स्टोर्स, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस। तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सॉरी 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ 2016, ओवरहेड समरी दे दिया है, ठीक है, फैब्रिकेशन का, असेंबली का, स्टोर का, टाइम ऑफिस का और मेंटेनेंस का, ठीक है। सबका हमें क्या दे दिया है, सबका हमें ओवरहेड समरी यानी हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। ये क्या है, ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओवरहेड समरी दे दिया, इसका मतलब ये हमें दे दिया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है पर्टिकुलर दे दिया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 तरह का है, एक तो है फैब्रिकेशन, एक असेंबली, एक स्टोर, टाइम ऑफिस और मेंटेनेंस। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिया है, फैब्रिकेशन और असेंबली में दे दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और इसमें भी है 2016-10। तो एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ स्टोर, रिक्विजिट स्लिप मतलब स्टोर में भेजा जाता है रिक्वेस्ट स्लिप के साथ की तरह, मतलब इशू होगा, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह इशू होना है तो उसे बोलते हैं कि स्टोर रिक्विजिशन। मशीन आवर दे दिया है, हमें बोला क्या है, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है उसे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है। मतलब सीधा सा बात है, ये जो स्टोर, टाइम और मेंटेनेंस है, इनका कॉस्ट, इनमें क्या करना है, हमें अपोर्शन करना है। और देखो क्या बता रहा है, और कुछ नहीं बताया, ठीक है, और कुछ नहीं बताया। तो हमें किस तरह से अपोर्शन करना पड़ेगा, तो हमारा डिपार्टमेंट कितना सारा है, 5 डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर, टाइम ऑफिस, मेंटेनेंस। तो देखो लिखा हुआ है फैब्रिकेशन, ये देखो फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर और टाइम ऑफिस को आगे पीछे किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लिखते टाइम हम लोग जैसा चाहे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें दिया हुआ है, देखो कितना कितना, ये देखो 24 16 5 4 3, 24 16 5 4 3, 24 16 5 4 बिकॉज वो आगे पीछे है, और 3000, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें बोल रहा है कि ये टाइम ऑफिस, स्टोर और मेंटेनेंस जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका जो कॉस्ट है, इन्हें हमें इस पे अपोर्शन करना है। तो इनका कॉस्ट क्या क्या है, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इनका कॉस्ट आया था 4000, क्योंकि टाइम ऑफिस इन लोगों ने आगे लिखा है 453, 4000 5000 3000, ये देखो 4000 5000 और 3000। अब यहाँ पर चेंज क्यों हो गया वो बताते हैं, ये एक्चुअली हम करके दिखाते हैं तुम लोग को करना क्या है। तो देखो कैसे करना है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, तुम लोग भी सक जाओगे, मुझे सिर्फ अभी हम लिखने से ही तुम लोग मुझे बता पाओगे। टोटल, बेसिस, और यहाँ पर है फैब्रिकेशन, असेंबली, टाइम ऑफिस, स्टोर और मेंटेनेंस, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा। एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या है, देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है 24,000, फैब्रिकेशन है 24,000, ये है 16,000, टाइम ऑफिस है 4,000, 5,000 और 3000। तो टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाता है 52,000। कैसे मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बेसिस क्या है, बेसिस है गिवन, हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, हमें दिया हुआ है, ये टोटल करोगे तो हमें मिल जाएगा 52,000। अब हमें करने क्या बोला है, अब हमें करने बोला है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो तीनों है, तीन जो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसे हमें क्या करना है इसका खर्चा जो है अपोर्शन करना है। तो चलो कैसे अपोर्शन होगा देखो पहले ले लेते हैं टाइम ऑफिस, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफिस। तो टाइम ऑफिस का खर्चा कितना है 4000, तो टोटल में 4000 लिखा है, इस 4000 का अपोर्शन करना है। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, अभी रिकॉर्ड किया था, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे हैं, ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट आया हमारा 4000, तो 4000 का जो खर्चा है वो बाकी सब में अपोर्शन होगा। और ये टाइम ऑफिस जो है, ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम ऑफिस देखो, टाइम ऑफिस में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ रिक्विजिट स्लिप्स, या फिर मशीन आवर, क्या होना चाहिए बताओ। टाइम ऑफिस मतलब जहां पर टाइम रिकॉर्ड होता है, वो इन तीनों में से कौन से बेसिस पे होना चाहिए,
देखो ना, 3 तरह का सर्विस डिपार्टमेंट है। एक टाइम ऑफिस जहां पर टाइम रिकॉर्ड होता है। किन लोगों का टाइम रिकॉर्ड होगा? आने और जाने का। बताओ किन लोगों का? एम्प्लॉइज का टाइम रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एम्प्लॉइज का टाइम रिकॉर्ड होगा। एम्प्लॉइज का क्या है? बेसिस 40, 30, 20, 16 एंड 10। एम्प्लॉइज का टाइम रिकॉर्ड होगा, तो बेसिस हो जाएगा एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब टोटल करो, 40, 30 कितना हो गया? इसका टोटल करो ना, 40, 30, 20, 16 एंड 10 कितना बन गया? 116, ठीक है। और हमारा खर्चा कितना है? 4000। ये टोटल कर रहे हैं, अगर रेशियो तो आ रहा है 116। तो सबसे पहले 4000 डिवाइडेड बाय 116 कर लेंगे, जितना आ रहा है इंटू 40। अच्छा सॉरी, एक चीज तो बताना भूल गए। एक चीज देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो इसका वाला नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं लेंगे। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में होता क्या है, जिसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा? टाइम ऑफिस में, टाइम ऑफिस में जितने लेबर है, जितने एम्प्लॉय है, उनको हटा देना है। यानी 40, 30, 20, 10 क्या हो जाएगा रेशियो? 40, 30, 20, 10। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? एक हम लोग कर लेते हैं, बाकी हम लोग यहां से देख लेंगे कितना होता है। 1600, देखो ये आ रहा है 1600, फिर आएगा 1200, फिर आ गया 800, फिर आएगा 400। फिर से एक बार बता देते हैं, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करना है, जिस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमें अपोर्शन करना है, मतलब इसका खर्चा जो है हमें खाली करना है, तो वो खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बाकी सारे डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका बेसिस को हटा देना है, क्योंकि उसी में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका बेसिस लेंगे तो फिर इसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट इसमें तो हमें करना नहीं है, इसका खर्चा हमें खाली करना है। तो ये इस तरह से हुआ टाइम ऑफिस। उसके बाद आ जाएगा स्टोर्स। तो स्टोर्स का खर्चा पहले कितना था? 5000। अब कितना हुआ? 5000 और इसमें और भी 800 आ गया। तो बताओ अब कितना हो रहा है? बताओ बताओ अब कितना हो रहा है? 5800। 5800। अब स्टोर डिपार्टमेंट जो है इसका बेसिस क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिट्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा रेशियो लेंगे? 24 लेंगे, 20 लेंगे, और कौन सा लेना पड़ेगा? 24 और 20। इसका तो ले नहीं सकते हैं। किसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टोर का। अच्छा, तो फिर मेंटेनेंस का भी ले सकते हैं हम लोग, तो स्टोर का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 24, 20 और 6 उसी पैटर्न में दिया हुआ भी है, 24, 20 और 6, ठीक है। इस रेशियो में होगा, और इसका बेसिस है हमारा नंबर ऑफ स्लिप्स। नंबर ऑफ स्लिप्स तो 24 प्लस 20 प्लस 6 कितना हो गया? 50। तो 5800 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 24, तो ये आ रहा है 2784, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2320, ठीक है। ये तो ब्लैंक हो चुका है, इसमें से भी 5800 चला गया, ठीक है। 5800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5800 यहां से नेगेटिव हो गया, यहाँ पोर्शन हो जाएगा 696। और लास्ट हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में तुम लोग बताओ टोटल कितना बन जा रहा है, ये देखना है हमें। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसी तरह से होता है। तो कितना हो रहा है? 3000 प्लस 400 प्लस 696, तो टोटल कितना हो रहा है? 4096। तो यहां से कितना हट जाएगा? 4096 हट जाएगा। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन दोनों में होगा। एंड बेसिस हमारा जो बचा मशीन आवर 2400 और 1600, तो मशीन आवर तो 2400 और 1600, मतलब 24 और 16 हम लोग मान सकते हैं इस तरह से, तो 40 हो जाएगा। 4096 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 24, तो ये हो जा रहा है 24245 है, तो हम 8 ले लेते हैं। और जब भी ऐसा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे मतलब टैली करने के लिए नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये जो टोटल है इससे माइनस कर देंगे ताकि यहाँ पर बैलेंस बन जाए। तो माइनस कर देंगे 4096 माइनस 2458 ताकि एक्यूरेट आंसर आए, तो 1638 हो गया। बस अब इसको टोटल कर देना है। तो यहाँ टोटल करेंगे तो ये दोनों, ये सब तो ब्लैंक आ जाएगा,
ठीक है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सबको ब्लैंक करने के लिए ही तो इतना चीज करना है, क्योंकि इन लोगों का खर्चा था नहीं, सपोर्टेड पार्टी था ये लोग, तो सपोर्टेड पार्टी लोग खर्चा बेयर नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारा खर्चा दे देना है जिस तरह से जिन डिपार्टमेंट से इन लोग को सपोर्ट मिला है। तो पहला वाला का टोटल हो रहा है 30,842 और दूसरे वाले का 21,158। तो ये कौन सा मेथड था? ये था स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर से एक बार बता देते हैं, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें सारे सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एक एक करके खाली करते जाना है, ब्लैंक करते जाना है और सूटेबल बेसिस पे करते जाना है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को हम लोग खाली करेंगे उसमें कोई भी रेशियो वगैरह हमें नहीं लगाना है। अगर नहीं है क्वेश्चन में तो अच्छा बात है, वो तो हम लोग लगाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर बाई चांस जैसे मैंने पहले वाले में कर दिया था, वो ध्यान रखना है हमें, वो नहीं होगा। क्योंकि अगर रेशियो में इसे भी इंक्लूड करेंगे, बात समझो, अगर रेशियो में इसे भी इंक्लूड करते हैं, देखो अगर इसमें भी इंक्लूड कर लेंगे रेशियो, तो प्रॉब्लम है, इसमें भी अपोर्शन हो जाएगा। अपोर्शन तो करना ही नहीं है, इन सब का खर्चा हमें क्या कर देना है, हटाना है और अपोर्शन करना है इनमें, ठीक है, इन सब में अपोर्शन करना है। तो ये हुआ हमारा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा मेथड करेंगे? नेक्स्ट ये मेथड देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3 जो है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देखो 2400, 2100, 1500 और सर्विस डिपार्टमेंट 700, 900। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, दे दिया है 20, 40, 30 और 10%। अब क्वेश्चन देखो, एक्स डिपार्टमेंट कौन है? सर्विस, वाई सर्विस। तो एक्स डिपार्टमेंट में ए को कितना सर्विस प्रोवाइड किया है? 20%। तो ये 700 का 20% ए में चला जाएगा, बी को 40, सी को 30 और वाई में 10%। और वाई डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर अलग अलग हमारा अपोर्शनमेंट दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कॉस्ट अमोंग ए, बी एंड सी अंडर कौन सा मेथड बोले? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो नाम हम लोग नोट डाउन करते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अब इसमें कैसे होगा देखो, तो यहां पर लिख लेते हैं पहले प्रोडक्शन, दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सर्विस, और प्रोडक्शन के अंदर है 3, ए, बी और सी, सर्विस में है एक्स और वाई, सर्विस में है एक्स और वाई, ठीक है। देखो ए बी सी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन लोग का खर्चा लिख लेते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 2400, 2100, 1500, 700, 900। अब ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, नाम क्या है, मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैंक नहीं हो जाता है सर्विस डिपार्टमेंट में, हम लोग उसे रिपीटेडली करते जाएंगे, ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसीलिए नाम है। तो पहले लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के लिए क्या है, 20, 40, 30, 10, मतलब अगर परसेंटेज और जीरो हटा दो तो 2, 4, 3, 1, अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 4, 3, 1। और एक्स का खर्चा कितना है, 700, तो एक्स से कितना माइनस करेंगे, 700, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2, 4, 3, 1। और देख लो 2 फॉर ए बी सी वाई, हमें वही चाहिए ए बी सी वाई, तो 2, 4, 3, 1, तो डिस्ट्रीब्यूट करो, 2, 4, 3, 1 कितना हो जाएगा, 3, 1, 4, 4, 8, तो 10, तो 700 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है 140, ये आ जाएगा 280, ये आ गया 210 और ये आ जाएगा 70, ठीक है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के बाद फिर रिपीटेड, ठीक है, मतलब एक बार एक डिपार्टमेंट, फिर दूसरे बार दूसरा डिपार्टमेंट, तो सर्विस डिपार्टमेंट वाई। नेक्स्ट लेंगे हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट वाई। अब इसका रेशियो है 4:2:2, ठीक है, 4:2:2। फिर से एक बार चेक करते हैं, 4:2:2, ठीक है। अब हमारा देखो इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए,
ये तो 700 खाली हो गया, तो इसमें कितना बन रहा है 970, ठीक है, इसमें कितना बन रहा है 970 बन रहा है। अब 970 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4222, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सर्विस डिपार्टमेंट में देना है दूसरे वाले में, तो कितना हो जाएगा देखो 4222, 2 2 4 2 6 4 10, 970 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो ये हो जा रहा है 388, फिर 194, 190 सिमिलर होगा ना, सब 222 है, 194। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। नेक्स्ट क्या होगा देखो, फिर से क्योंकि खाली नहीं हुआ है, कैसे, ये देखो यहाँ खाली हुआ, तो यहाँ फिर से कितना आ गया है 194, जो कि पिछले वाले मेथड में ऐसा नहीं था। पिछले वाले मेथड में एक बार खाली हो जाने से उसमें और एपोर्शन नहीं करना था। एक बार फर्स्ट वाले में हमारा फर्स्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट टाइम ऑफिस, उसका खर्चा जब हम लोगों ने बाकी जगह एपोर्शन किया, तो बाकी जगह का टोटल लेके फिर जब री एपोर्शन हुआ, तो फिर उस टाइम ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं रहा। जो एक बार खाली हो गया उसमें देना नहीं है। लेकिन ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, अगर यही वाला मेथड हमारा प्रीवियस मेथड जैसा होता तो ये 194 यह पोर्शन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर 700 ऑलरेडी हम लोगों ने खाली कर दिया था, लेकिन इसमें 194 यहाँ पर आएगा। तो अब फिर से सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और रेशियो वही रहेगा 2431। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बताओ कितना हमारा ये खर्चा है। अब x का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बताओ x में कितना खर्चा है, 700 था, 700 लेस हो गया, 194 आ गया। बताओ कितना फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 194 194 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 194 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर वही सेम मेथड में 2431 में, तो 2 + 4 + 3 + 1 10, तो 194 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो ये आ रहा है 38.8, 38.8, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा 77.6, ठीक है, 58.2, और ये आ जाएगा 19.4। क्योंकि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें फिर से आया, देखो प्रीवियस वाले मेथड में इसमें आता ही नहीं, यहीं पर खत्म हो जाता सेकेंड वाले लाइन में। तो ये 19.4 इसमें आ गया, तो फिर से हमें कितना खाली करना पड़ेगा 19.4 को खाली करना पड़ेगा। और लिखेंगे कैसे, सर्विस डिपार्टमेंट वाई और रेशियो 4222, ठीक है, वही सेम रेशियो वगैरह सब सेम रहेगा। अब 422 यानी 10, 19.4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा देखो 7.76, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3.88, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर 3.88, सिमिलर है ना, सबका एक ही आ रहा है 3.88, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ 3.88 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। जब तक कंप्लीटली ब्लैंक नहीं हो जाता है, चाहे जो भी मेथड कर लो, हमें इसी तरह से करना है। तो अब कितना हमें खाली करना पड़ेगा 3.88 को, तो चलो 3.88 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3.88 डिवाइडेड बाय 10, 10 हो रहा है सारा टोटल, तो 2, तो 0. ये आ रहा है देखो 0.776, ठीक है। फिर आ रहा है 1.552, फिर आ रहा है 1.164, एंड एट लास्ट ये आ रहा है 0.388, 0.388 आ रहा है। फिर यहाँ पर बच गया, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है। इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो बहुत ही कम अमाउंट आ जाएगा। तो अगर 1 से कम आता है, कंसेप्ट क्या, अगर 1 से कम आता है, क्योंकि लास्ट में रीडिस्ट्रीब्यूट होता तो यही वाला होता ना, लेकिन इट इज लेस देन 1, अगर 1 से कम आ रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन अपना जो है वो रोक सकते, ठीक है। तो हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देंगे, आगे हमें इस पे नहीं करना है। अगर 1 या 1 से ज्यादा आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, तो यहाँ पर हम लोग इसे रोक सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रोक देंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टोटल हो जा रहा है 2400 प्लस 140 प्लस 388 प्लस 38.8, 7.76 और 0.77, तो 2975.336। अच्छा, ये आ जाएगा 2657.032, और ये वाला आ जाएगा 1967.244,
और ये लास्ट वाला आ जाएगा 0। अच्छा, इसका बैलेंस रह जाएगा 0.388 क्योंकि हम लोगों ने इसे फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो अगर नेग्लिजिबल अमाउंट होता है तो हम लोग इसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। फिर से करोगे तो भी वो क्या होगा, फ्रैक्शन आते रहता है और लास्ट में उसे किसी भी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको करते भी है तो फिर बहुत पॉइंट आएगा, फिर करना पड़ेगा। तो जब 1 से कम होगा तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, बिल्कुल सेम है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूट दोनों में हो रहा है, लेकिन ये इसमें सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सर्विस डिपार्टमेंट में भी देते जाना है और इसे हमें क्या करना है, अलग करते जाना है। ये देखो सर्विस डिपार्टमेंट में भी अपोर्शन कर दिया हम लोगों ने, उसमें क्या था 700 खाली हो गया, अब इसमें कुछ नहीं देना है। अगर हम लोग वो वाला करते तो ये सारा पॉइंट नहीं आता, समझ में आ रहा है। और अगर हम लोग इसका ये करते तो ये सारा पॉइंट नहीं आता, यहीं पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता और ये पॉइंट इसमें नहीं रहता अगर प्रीवियस मेथड से करते। और इस मेथड से हम लोग को तब तक करते जाना है जब तक कि पूरा ब्लैंक ना हो जाए। सपोज ये भी अगर हमारा पूरा ब्लैंक हो जाता, यहाँ पर 0 हो जाता, हो सकता है अगर हम लोग इसको लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से हम लोग इसे ब्लैंक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना 2431 लास्ट वाला अगर हम लोग टोटल से एडजस्ट कर दे, मतलब 19.4 का डिस्ट्रीब्यूशन ये चल रहा है, सॉरी 3.88 का, और लास्ट वाला अगर एडजस्ट कर दे तो हो सकता है कि यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है, मतलब माइनस करके। ऐसे भी देखो यहाँ पर भी उसी तरह से है और बोल दिया है इट कैन बी नोटिस दैट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस इन सर्विस डिपार्टमेंट इज वेरी नेग्लिजिबल एंड दस कैन बी इग्नोर्ड फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। और एक क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल जो ओवरहेड होता है उससे एक कुछ मान लेते हैं, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी पी क्यू कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल है उसे हम लोग एक्स या वाई मान लेते हैं और उसे किस तरह से अपोर्शन करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट एक्स अगर हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है इलास्ट्रेशन 3 की तरह, मतलब दिस इज द क्वेश्चन। इलास्ट्रेशन 3 जो था इसमें एबीसी और एक्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट है, तो एक्स और वाई का टोटल ओवरहेड जो होगा वो हमें मान लेना है, एक्स या वाई या फिर कुछ भी एक मान सकते हैं, और हमें किस तरह से वो अपोर्शन करना है, इस तरह से इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई, इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई। तो कैसे होगा इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई, तो एक बार इलास्ट्रेशन 3 में चलो। तो इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई, तो यहां पर देखो कितना खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, एक्स है और वाई है, तो एक्स और वाई का क्या होगा, इट्स ओन कितना है 700, इट्स ओन 900 इन लोग का पहले से है, ठीक है। इट्स ओन प्लस रिवर्स वाला लेना है सर्विस डिपार्टमेंट का, प्लस शेयर ऑफ वाई, तो वाई यानी वाई का शेयर हमें लेना है, तो वाई का शेयर कितना हो जाएगा, ये देखो वाई का शेयर कितना है 10% है, ठीक है। एक्स वाई को कितना सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्स वाई को 10% प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वाई जो है एक्स को कितना परसेंट प्रोवाइड करता है, 20% प्रोवाइड करता है। तो कैसे हमें लिखना है, देखो हम लोग लिखेंगे 700 प्लस 20%, ठीक है, 20%, 700 प्लस 20%, क्योंकि y x को 20% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा, x को y का कितना परसेंट लेना पड़ेगा, 20%, 20% ऑफ क्या करेंगे हम लोग, y करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर x और b को y को टोटल एक्सपेंस मान रहा है। हम दिखाते हैं कैसे हम लोग को क्वेश्चन करना है। यही वाला क्वेश्चन हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करके दिखाते हैं अभी तुम लोगों को। ये इस क्वेश्चन को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे। लेट टोटल फॉर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स पी
और सर्विस डिपार्टमेंट वाई लिख लेते हैं क्यू, ये टोटल ओवरहेड। तो पी इक्वल टू क्या होगा और क्यू इक्वल टू क्या होगा? पी इक्वल टू हो जाएगा 700, क्यू 700, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 700 प्लस ओन प्लस परसेंटेज ऑफ वाई, तो वाई का कितना हो जाएगा? वाई का है ये देखो 20%, 20% ऑफ क्या लेना पड़ेगा हमें? 20% ऑफ लेना पड़ेगा टोटल टोटल ओवरहेड और यहाँ पर कितना हो जाएगा 900, 900 है प्लस कितना हो जाएगा, कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 10%, तो 10% ऑफ क्या हो जाएगा क्यू। यही कंसेप्ट यहाँ पर बताया था, एक बार देखो क्या हमारा कंसेप्ट है, इट्स ओन, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स के लिए हो जाएगा इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई, तो इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई का हम लोगों ने कितना माना है? वाई का हम लोगों ने माना है क्यू, अच्छा तो ये क्यू लिखना चाहिए, ये क्यू और ये मैंने पी माना है, तो उल्टा लिख दिया था। देखो शेयर ऑफ वाई लेना है, शेयर ऑफ वाई, तो वाई का कितना माना है मैंने क्यू, तो 20% ऑफ क्या लिखेंगे क्यू और यहाँ पर लिखेंगे 10%, 10% है तो 10% ऑफ पी, ऐसा क्यों लिखा? फिर से देखो इस किसने किसको कितना सर्विस प्रोवाइड किया है, ये यहाँ पर है एक्स जो है उसने वाई को 10% किया है, एक्स ने वाई को 10% प्रोवाइड किया है, वाई ने एक्स को कितना प्रोवाइड किया है 20%, तो P डिनोटेड फॉर क्या है? P डिनोटेड फॉर एक्स है, तो एक्स ने कितना परसेंट 10% वाई को दिया है, ठीक है, तो 10% वाई को दिया है, ये देखो 10% ये किसका है? y का शेयर है और ये किसका है? ये भी y का है, ठीक है, ये x का है, मतलब x ने सर्विस प्रोवाइड किया है y को 10%, तो y क्या करेगा? तो y का जो टोटल ओवरहेड है उसका कितना पोर्शन, y अपना तो 900 करेगा ही, पोर्शन दूसरे को मतलब बाकी सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और p को कितना करेगा? जितना सर्विस उसने p को प्रोवाइड किया है, मतलब x को प्रोवाइड किया, ठीक है। P अमाउंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, P इज टोटल अमाउंट और X और Y है सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। तो X ने Y को 10% सर्विस प्रोवाइड किया, Y ने X को कितना प्रोवाइड किया है 20%, उसी बेसिस पे हमें करना है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो P इक्वल टू 700 प्लस 20% मतलब 0.20 Q और ये Q इक्वल टू हो गया 900 प्लस 0.10 P। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, Q इक्वल टू 900 प्लस 0.10 और P का मतलब क्या है, ये देखो P का मतलब है 700 प्लस 0.20 Q, इससे जल्दी हो जाएगा ये वाले मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो 700 इंटू 0.10 70 प्लस 0.10 इंटू 0.2, तो ये हो गया 0.02 Q, ठीक है। तो 0.02 ये हो जाएगा 0.98 Q इक्वल टू 970, ठीक है, इक्वल टू हो गया 970, तो देयरफॉर Q इक्वल टू 970 डिवाइडेड बाय 0.98, तो ये आ जा रहा है 989, ये आ गया 989, अच्छा यहाँ 890, अच्छा 989.75 आ रहा है, ठीक है, 79 आ रहा है, तो हम इसे कर देते हैं 990, ठीक है, हम इसे कर देते हैं 990। क्यू का वैल्यू आ गया, अब हम लोग पी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 700 प्लस ये हो गया 990, 990 इंटू 0.2 तो 198 प्लस 700, तो ये हो जाएगा 898, तो हम लोगों को कौन सा वैल्यू मिल गया P और Q का, दैट इज टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट X एंड टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट Q। अब इसे हम लोगों को कैसे अपोर्शन करना है, देखो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A B C X एंड Q, पहले X एंड Y, पहले वाला ही क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है 2400 2100 1500 700 900, देखो दिया हुआ है 2400 2100,
अब x और y, x का अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, x डिनोटेड बाय क्या हो रहा है p, तो p का वैल्यू देखो, p का वैल्यू आया 898, p का वैल्यू आ गया है 898, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 898, 898 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 898 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले रेशियो देख लेते हैं, तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा 20 40 30 एंड 10, 20 40 30 एंड 10, तो यहाँ पर देख लेते करके कितना होता है 20 40 30 एंड 10, तो ये टोटल करके 10 आ रहा था, 2 4 6 6 4 2 6 6 7 8 9 1 10 10 आ रहा था, ठीक है, तो 898 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कितना हो जाएगा 2, इंटू हो गया 2, तो 179.6 आ रहा है, तो 180 कर देते, 179.6 आ रहा है, 180 कर देते, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें 359 आएगा, 269 आएगा, तो रेशियो यही वाला है, ठीक है, रेशियो जो है यही वाला है 10 जो हो रहा है। फिर y में देखो, y में y का कितना लिया हम लोगों ने, y मतलब क्या है q, q का वैल्यू कितना आया है 990, q का वैल्यू आया है 990, तो यहाँ पर देखो 990 ही हमारा आ रहा है ना, टोटल 990, इस केस में साइमल्टेनियस मेथड में इस तरह से हो जाता है, जो हमारा वैल्यू वहां पर आता है वो यहाँ टैली हो जाता है, 4222, तो ये भी 10 हो रहा था, तो 990 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, एक हम दिखा देते हैं कितना हो रहा है 396, उसके बाद आएगा 198, 198 सिमिलर था ना 198, ठीक है, अब 198 एंड 700 देखो ये बैलेंस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आ गया 2976 2657 सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से किया, अब इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, देखो लगभग सेम आंसर आता है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं आता है क्योंकि पॉइंट वगैरह के चलते थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आंसर सारे प्रोसेस जिससे भी करो सेम आएगा, 2975.33 मतलब वही 2657 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वो पॉइंट की वजह से 1967, तो देखो जैसे भी क्यों करें ना हम लोग यहाँ पर सेम ही आएगा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में थोड़ा हम लोग को यहाँ पर समझ लेना है कि क्या है फंडा, क्या है हम लोगों का फंडा, ये है कि ओन प्लस शेयर ऑफ दूसरा डिपार्टमेंट, ओन प्लस शेयर ऑफ अदर, ठीक है, अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ये वाला लिख लो तो कर लोगे, तो हम लोग इस तरह से करेंगे ओन, तो ओन कितना था ये देखो, ओन मतलब खुद का कितना है 700, और दूसरा कौन है सर्विस डिपार्टमेंट वाई, उसका कितना लेंगे, उसका लेना है हमें ये देखो 20%, दूसरे का कितना है 20%, दूसरे से हम लोगों ने कितना लिया है, वाई ने हम लोग को 20% दिया है, तो वाई का 20% लेना पड़ेगा तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। আচ্ছা ये ওভারহেড 198 টা কোথা থেকে এলো একটু বলবেন? 198 টা এই যে বলছি, এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম না, এক মিনিট, এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম, এই 990 টাকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম, রেশিও কোনটা হবে, রেশিও এই যে আগের সামসটা দেখলে দেখো বুঝতে পারবে, ওটা রেশিওটা আমার কত ছিল 40 20 20 20 40 20 20 20, এই রেশিওতে এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে, আর এইটার যে ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে 20 40 30 আর 10, মানে ওই আগেরটাই, এই যে এই জিনিসটাই 2431422, এই যে 2431422 4222 তে করে দেখো 990 কে 990 টা ডিস্ট্রিবিউট করে দেখো 4222, এটাতে ডিস্ট্রিবিউট করে দেখো 990 কে, তাহলে পেয়ে যাবে, দেখো নিজে একবার করো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা, দেখো আসছে কিনা, এইটা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে না আমাদেরকে এই অ্যামাউন্টটা, হ্যাঁ ম্যাম আসছে।
আর ওই ব্যাপারটাই করতে হবে। এখানে আমরা কি করলাম, ওইটার এটার মধ্যে সিমিলারিটিস এই জন্যই হচ্ছে কারণ একই কনসেপ্ট হচ্ছে। এখানে আমরা টোটাল ওভারহেডটা বের করে নিয়ে জাস্ট একবার করে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি। আর আগেরটাতে কি হচ্ছিল, আগেরটাতে আমরা টোটাল ওভারহেড জানি না, যেরকম যেটাতে অ্যাপোর্শন হচ্ছে যতটা টোটাল হচ্ছে খালি করছি, আবার যতটা টোটাল হচ্ছে খালি করছি যতক্ষণ না আমাদের পুরো ব্ল্যাঙ্ক আসছে। আর এটাতে কি হচ্ছে, আমরা আগেই বের করে নিচ্ছি কি আমার টোটাল ওভারহেড কত হওয়া উচিত। মানে এক্স যে সার্ভিস ডিপার্টমেন্টটা ওটাই আমার টোটাল ওভারহেড 898 হয়েছে, তার মানে আমাকে টোটাল 898টা বাকি সবার মধ্যে অ্যাপোর্শন করতে হবে। আর অ্যাপোর্শনের রেশিওটা ওটাই হবে যেটা দেয়া থাকবে কোশ্চেনে। তো কোশ্চেন আমাদের এটা দেয়া ছিল আর এটা দেয়া ছিল, তো সেই বেসিসে করলাম। আর এই বেসিসে আগে রিপিটেডলি ডিস্ট্রিবিউট করে গেছি 2431 422। এবার কখন কোনটা ইউজ করছি, যখন এক্স এর অ্যাপোর্শন করছি তখন এক্স বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো। আর ওখানে কোশ্চেনে লেখা থাকবে যে 20% ফর এ, 40% ফর বি, 30% ফর সি এন্ড 10% অফ ওয়াই। এইভাবে করতে হবে। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो इलास्ट्रेशन 5। तो इलास्ट्रेशन 5 में क्या दिया हुआ है, देखो इलास्ट्रेशन 5 में दिया हुआ है in an engineering factory the following particular have been extracted for the quarter, ठीक है, for the quarter ended 31st December 2015 compute the departmental overhead rate निकालना है for each of the production department। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, for each of the production department assuming that overhead are recovered as a percentage of direct wages। क्या assume करने बोल रहा है, overhead कैसे recovered होगा, as a percentage of direct wages। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में रहता है ना, wages overhead को चार्ज करो 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड चार्ज करो 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो दैट इज, वो बोल रहा है कि किस पे कितना परसेंटेज के ऊपर हमें ओवरहेड चार्ज करना है। तो पहले हमें ओवरहेड रेट भी निकालने बोला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डायरेक्ट वेजेस दे दिया, अब देखो यहाँ पर रुपीज में दे दिया। जैसे मैंने बताया था जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेस कहाँ नहीं आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस जो है नहीं आएगा, डायरेक्ट वेजेस ओनली एंड ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा। क्वेश्चन में ये रुपीज साइन से तुम लोग को समझना है कि ये रुपीज में दिया हुआ है। डायरेक्ट मेटेरियल दिया हुआ है, अब ये भी ना रुपीज में ही, एक्चुअली यहाँ पर दिया नहीं है, रुपीज में ही है। तो डायरेक्ट मेटेरियल भी कौन सा आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ नहीं आएगा जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या आएगा, सिर्फ ये दोनों, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे कुछ शायद डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रिसिटी किलो वाट हर्ज, ठीक है, या फिर किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर है। एसिड्स वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, एरिया स्क्वायर, ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है पावर। अब खर्चा दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, पहले ये सारा खर्चा दिया हुआ है, अपोर्शन करने बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। अब यहाँ पर जैसे बता दिया वैसे करेंगे। वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर्विस डिपार्टमेंट का, जब करेंगे तो वो डायरेक्ट वेजेस पे करना है, किसका, वाई वाला। लेकिन जब एक्स का करेंगे उसका रेशियो बता दिया है 5:3:2 पे करना है इन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब अगर क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे ही हमें फॉलो करना है। तुम लोग मुझे जस्ट इतना बता दो कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो स्टेप वन क्या है, स्टेप वन इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टेप वन क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग खर्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हमारा कॉलम क्या क्या बनेगा इस तरह से, ए बी सी एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, वही मिल रहा है डायरेक्ट वेजेस, लेकिन ए बी सी में कुछ नहीं लिखना है बिकॉज डायरेक्ट जो होता है वो ओवरहेड रिलेटेड नहीं होता है। वो डायरेक्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग को लिखना पड़ेगा डायरेक्ट वेजेस 15,000 30,000। फिर उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, ये सारा ब्लैंक रहेगा 22,500 22,500 हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा पावर। अब तुम लोग मुझे बताओ कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होना चाहिए। ये दो तो मैंने बता दिया, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ किस बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ सारा बेसिस तुम लोग को शो हो रहा है,
मैंने क्वेश्चन इसी तरह से रखा है, देखो मैंने क्वेश्चन को इसी तरह से रखा है ताकि तुम लोग देख पाओ, क्योंकि ये ऊपर का जो है वो तो मैंने बता दिया ना, डायरेक्ट वेजेस हमारा कैलकुलेट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल का भी पॉइंट जो है वो हो गया, तो इसे थोड़ा ऐसे कर देते ताकि तुम लोग को दिखे। बताओ, अब बताओ कौन सा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पावर, पावर का बस इलेक्ट्रिसिटी। पावर जो है ये नहीं, पावर बताया ना अभी, पावर मतलब मशीन रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सोचो क्या होना चाहिए। अच्छा और तो कुछ है नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में ही किलोवाट आवर है क्या, तो फिर उसी में होगा, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में होगा। उसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग बताओ एरिया। ना, लाइटिंग ऑलवेज नंबर ऑफ लाइट, अगर नंबर ऑफ लाइट अवेलेबल है तो नंबर ऑफ लाइट लेंगे, अगर नहीं है तब एरिया लेंगे। अगर नंबर ऑफ लाइट अवेलेबल है तो नंबर ऑफ लाइट लेंगे, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट्स पे डिपेंड करेगा ना, जितना सारा लाइट लगाया हुआ है, अगर नहीं रहता है तभी एरिया लेना चाहिए। स्टोर ओवरहेड बताओ, स्टोर मतलब सोचो स्टोर में क्या रहता है, मटेरियल रहता है, तो स्टोर ओवरहेड किस में होना चाहिए। थोड़ा सा सोचो स्टोर ओवरहेड किस पे होना चाहिए। लास्ट दिन था ना एक स्टोर, स्टोर के ऊपर था लास्ट दिन भी। स्टोर मटेरियल से रिलेटेड है, मैंने बताया, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ मिलेगा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, स्टोर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल पे होना चाहिए। अच्छा वेलफेयर ऑफ स्टाफ बताओ, वेलफेयर ऑफ स्टाफ किस पे होना चाहिए। नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर, सही, नंबर ऑफ वर्कर। अच्छा डेप्रिसिएशन, एसेट वैल्यू। एसेट वैल्यू, नंबर ऑफ सॉरी डेप्रिसिएशन एसेट वैल्यू, रिपेयर्स, एसेट। रिपेयर्स आल्सो एसेट वैल्यू। अच्छा जनरल ओवरहेड ये बताओ, ये मैंने नहीं बताया है, ऐसा पॉइंट आया भी नहीं है, जनरल ओवरहेड जब रहता है तो वो वेजेस पे जाता है, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा नोट करो, जनरल ओवरहेड जो होता है ये वेजेस पे जाता है। रेंट एंड टैक्सेस, एक ही तो बचा है, देखो मेरा सारा लाइन दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल एरिया। पॉइंट एरिया, और ऐसे भी रेंट तो एरिया के ऊपर ही होता है, रेंट तो हमें एरिया के ऊपर ही देना पड़ता है, जितना बड़ा घर होगा उस बेसिस पे हमें देना पड़ेगा। ये सबसे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस कैलकुलेशन तो तुम लोग कर पाओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो आंसर, देखो मटेरियल ये सारा देखो, मैंने बताया ना यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में होगा, बाकी सारा चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, ये टोटल का कॉलम है, टोटल ए बी सी एक्स वाई, अब यहाँ पर टोटल हमें दिया हुआ है करके, आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को बोला है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुछ एक तरह से बताया है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, और y का अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, और x का 5:3:2 रेशियो में। तो देखो x को देखो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, x का कितना है 41:530, ये पहला वाला x कॉलम है, दूसरा वाला y कॉलम है, तो 41:350 को सॉरी 530 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। और क्योंकि 5:3:2 बोला है तो सर्विस डिपार्टमेंट में वो अपोर्शन हुआ नहीं, नेक्स्ट वाले सर्विस डिपार्टमेंट में, दैट इज वाई में। और वाई का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, तो वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 30,000, 45,000, 60,000, और ये क्या है 15। यहाँ पर क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से करने बोला है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 30, 45 और 60, एक्स का तो हो गया, एक्स का तो नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्टली जब बोल देता है, फर्स्ट मेथड याद करो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जब बोल देगा तो सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पर था ना, डायरेक्ट मेथड में क्या किया था हम लोगों ने, जैसे बोल दिया था क्वेश्चन में वैसे किया था, नेक्स्ट वाले में फिर से अपोर्शन नहीं किया है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, तो 30, 45 और 60 इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 0 हटा दो, 30, 45 और 60, 30, 45 और 60 कितना हो जाएगा, कितने से डिवाइड करें, 5 से करते हैं, 6, 12, तो 3 से, अच्छा 2:3:4
4 आ रहा है, एट लास्ट आ रहा है 2:3:4। अगर हम लोग इसे अपोर्शन कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है ये, अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2:3:4 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 2:3:4 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, देखो 2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसको, y का खर्चा को, 57,520 जो आया था उसे खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आंसर हमारा इतना 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 आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब हमें इसके साथ एक क्वेश्चन बोला था कि हमें कैलकुलेट करना है the overhead rate for each of the production department, assuming क्या assume करके, overhead are recovered as a percentage of direct wages। तो फर्स्ट जो A है इसका overhead कितना है, 51,247, 45,962, 46,441 और wages देखना पड़ेगा तीनों डिपार्टमेंट का। तो A का wages कितना है 30, 45, 60। तो देखो डिवाइडेड बाय 30, 45, 60 परसेंटेज निकाल लिया। तो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओवरहेड रेट एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये क्या निकल गया, ओवरहेड रेट एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस कर देना है, जिस डिपार्टमेंट का जितना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर क्या बोला है, द न्यू एंटरप्राइज लिमिटेड মেটেরিয়াল আর ওভার খালি এক্স আর ওয়াই তে ইয়ে হবে কি বলো, বুঝলাম না, একবার বলো। আচ্ছা এইটাতে এই যে ডিস্ট্রিবিউশনটা বলছো, হ্যাঁ মেটেরিয়াল এন্ড ওয়েজ হ্যাঁ মেটেরিয়াল আর ওয়েজেস যেহেতু ডাইরেক্ট হয়, দেখো এগুলো সব ইনডাইরেক্ট, পাওয়ার ইনডাইরেক্ট হয়, লাইটিং ইনডাইরেক্ট হয়, এগুলো সব ইনডাইরেক্ট খরচা। কিন্তু যেটা ডাইরেক্ট খরচা বলে দেবে ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশনে, ডাইরেক্ট খরচা শুধু আর শুধু আমাদের সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে আসবে, আর কোনোটাতে আসবে না। ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশনের সময় ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস অনলি সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে চার্জ হবে। এটা নোট করে নাও যে ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন, এটা আগের দিন নোটসে বোধহয় লিখেছি কিনা জানি না, করার সময় হয়তো বলেছি, খেয়াল পড়ছে না এই মুহূর্তে। তো ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশনের সময় কোনো ডাইরেক্ট খরচা থাকলে ওটা শুধু সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে অ্যাপোর্শন করা পারমিসেবল আছে, অন্যগুলোতে হবে না, কারণ ওটাতে এমনিতেই প্রাইম কস্টের সাথে ইনক্লুডেড করা হয়। কিন্তু সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে কোনো খরচা রাখা যাবে না, ওর সমস্ত খরচা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টকে দিতে হবে। সেই জন্য সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে যদি কোনো ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল, কোনো রকম ডাইরেক্ট খরচা, মেটেরিয়াল ওয়েজেস যাই হোক না কেন, বা ডাইরেক্ট এক্সপেন্সও যদি দেওয়া থাকে, শুধু আর শুধু সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট গুলো ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। এই পয়েন্টটা নোট করে নাও। Next, illustration 6 देखो, the new enterprise limited has 3 producing department A, B and C, 2 service department D and E. The following figures are extracted from the record of the company. Rent rates, overhead আছে এটা, general lighting, indirect wages not direct wages, power, depreciation, sundries. The following further details are available. Floor space, lighting, light points, direct wages, HP মানে horse power of machines, working hours, value of material, value of assets. Expenses of D and E, that is service department, allocated as follows: towards A 20%, towards B 30%, 40% and 10%. E 40, 20, 30, 10. What is the factory cost of an article if its raw material cost is 50, labor cost is 30 and it passes through department A, B, C for 4, 5 and 3 hours respectively. अब ये क्या है, ये क्या बोला है नीचे, बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग जो कॉस्ट जोड़ते हैं, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद प्राइम कॉस्ट, उसमें हम लोग जब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो, अगर कोई एक आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है और जो प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये 3 डिपार्टमेंट के थ्रू से जाना पड़ रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है थ्रू ये 3 डिपार्टमेंट हो रहा है, और तीनों डिपार्टमेंट में टाइम कितना लग रहा है, ए डिपार्टमेंट 4 आवर्स काम होगा, बी में 5 आवर्स, सी में 3 आवर्स अगर काम होगा। और ये जो मेटेरियल आर्टिकल हम लोग बना रहे हैं, इसमें मेटेरियल 50 लग रहा है, लेबर 30 लग रहा है, दैट मीन्स प्राइम कॉस्ट 80 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि प्राइम कॉस्ट तो मिल गया,
यानी हमें फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना है ताकि फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाए। और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब देखो ना, ये ऊपर जितना भी एक्सपेंस दिया हुआ है ये तो टुवर्ड्स फैक्ट्री ही दिया हुआ है। देखो फ्लोर, ये देखो ना, ये रेंट, रेट्स, जनरल लाइटिंग, ये सब फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है। तो एक्चुअली ओवरहेड, ठीक है, हमें ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करना है। ओवरहेड अगर हम लोग को पता चल जाएगा कितना है ओवरहेड का रेट, तो हम लोग उसे इससे आवर्स के साथ क्या कर पाएंगे, इंटू कर पाएंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमें किस तरह से करना चाहिए। तो पहले हम लोगों को करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दिख रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है नहीं? रेंट 5000 जो है वो सब में मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा। तो बताओ रेंट का खर्चा किसके ऊपर अपोर्शन होना चाहिए, मुझे सिर्फ बेसिस बता दो, कैलकुलेट तो कर पाएंगे हम लोग, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। रेंट किस बेसिस पे होगा? हम रेंट बता रहे हैं, ये फ्लोर स्पेस पे होगा, ठीक है, रेंट हम बता दिए फ्लोर स्पेस पे होगा, रेंट हो जाएगा फ्लोर स्पेस पे। अच्छा, जनरल लाइटिंग किस पे होगा? ये देखो जनरल लाइटिंग किस पे होना चाहिए बताओ? ये देखो दिख रहा है, लाइट पॉइंट्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। तो बताओ इनडायरेक्ट वेजेस को किस किस पे अपोर्शन करना चाहिए? इनडायरेक्ट वेजेस, तो ये एक मिनट ये लिख लेते हैं, जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट। इनडायरेक्ट वेजेस है तो अपोर्शन होगा, ठीक है। डायरेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस में जाएगा। इनडायरेक्ट किस पे होगा? ये लास्ट तीन जैसा सम से शायद सेम सम ही है। इनडायरेक्ट किस पे जाएगा? ये देखो याद नहीं आ रहा होगा, डायरेक्ट पे जाएगा। ये देखो हम दिखाते, लास्ट दिन हम लोगों ने जो सम्स किया था ना, ये देखो इनडायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट मेटेरियल पे। सिमिलरली अगर वेजेस होगा तो वेजेस पे भी सेम कंसेप्ट होगा। तो ये 3:2:3:5, ये 15 और 5 जो है इस बेसिस पे होगा। तो इनडायरेक्ट वेजेस इसका भी हम लिख देते हैं, किसके बेसिस पे होगा? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब मेटेरियल होगा तो मेटेरियल। अच्छा चलो पावर का बताओ, पावर का किस पे होगा? पावर का किस पे होना चाहिए? ये तो सारा बेसिस है। मशीन पावर, पावर हॉर्स पावर दिया हुआ है। हाँ पावर, अगर हॉर्स पावर दिया हुआ देन फॉलो हॉर्स पावर। तो पावर जो है हॉर्स पावर पे चला गया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये तो नहीं भी देख के बता सकते हो, बताओ क्या होगा? एसेट, एसेट, ठीक है, एसेट जरूर दिया होगा तभी ना उस पे होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर। अच्छा अब देखते हैं सन्ड्रीज का क्या होना चाहिए। एसेट तो दिया हुआ था हमारा, तो हम लोगों का क्या क्या यूज हो गया? देखो फ्लोर स्पेस, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस, हॉर्स पावर, ये सारा यूज हो गया है। वैल्यू ऑफ एसेट्स भी यूज हो गया। बचा सन्ड्रीज। सन्ड्रीज किस पे होना चाहिए? तो ये एक पॉइंट नोट करो, सन्ड्रीज जो है ये डायरेक्ट वेजेस पे होना चाहिए। सन्ड्रीज जो है वो डायरेक्ट वेजेस पे होता है, ठीक है। बाकी समझ जाओगे, जो एक दो पॉइंट है इसे नोट डाउन करते जाओ, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं पॉइंट टू भी नोटेड करके। सन्ड्रीज जो है वो डायरेक्ट वेजेस पे होता है, सन्ड्रीज जो है वो डायरेक्ट वेजेस पे होता है। तो सन्ड्रीज हो गया। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं क्या डायरेक्टली कुछ एलोकेशन हम लोग को मिल रहा है? वो तो अपोर्शन था, एलोकेशन का कुछ क्या मिल रहा है हम लोगों को जो हम लोग एलोकेट कर सकते हैं? एलोकेट करने का हम लोगों को डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर जो है मिल रहा है। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा ये तो रेशियो, यहाँ पर तो रुपीस का साइन दिया नहीं है तो इसको तो ले नहीं सकते, यहाँ रुपीस का साइन नहीं दिया है। तो देखो रेंट एंड रेट स्पेस के ऊपर हो जाएगा, लाइटिंग पॉइंट्स लाइट के ऊपर, लाइटिंग लाइट पॉइंट्स के ऊपर हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के ऊपर, पावर हॉर्स पावर के ऊपर, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर, सन्ड्रीज डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। अच्छा वेजेस, हाँ होना चाहिए, ये देखो वेजेस दिया है तो यहाँ ना ये तुम लोग को एग्जाम में रुपीस साइन मिलेगा, ठीक है, रुपीस साइन मिलेगा। रुपीस साइन नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम सोचे कि उन लोगों ने वहां नहीं दिया होगा, लेकिन ये देखो सेम कंसेप्ट आ गया। डायरेक्ट वेजेस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, बाकी ये सब तो रुपीस हो नहीं सकता है, ठीक है, ये सब तो रुपीस हो नहीं सकता है ना। हाँ वैल्यू ऑफ एसेट हो सकता है, ये रुपीस में हो सकता है, इसका तो हम लोगों ने यूज किया। और वैल्यू ऑफ मटेरियल तो ये सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ है नहीं, तो ये फिर ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल होता। तो डायरेक्ट वेजेस जाएगा 1500 और 500, डायरेक्ट वेजेस चला जाएगा 1500 एंड 500 डायरेक्टली, दैट इज एलोकेशन। और बाकी सारा हुआ एपोर्शन। ये जो गया इसे बोलते हैं एलोकेशन, डायरेक्टली एलोकेट कर दिए, पता था कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, बाकी सारा एपोर्शन किए, टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
कुछ मेथड नहीं बोला है तो कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20 30 40 10 में, तो देखो 2 3 4 1 में कर दिया है। तो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 7550 7200 9650 4625 1575, कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम लोग रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो इसमें ब्लैंक हो गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये जो है ये तीनों चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर इसका टोटल कितना बन गया 2038, और 2038 जो है यहाँ पर कुछ अलग मतलब पैटर्न में लिखा है। ये देखो 2038 जो है अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्लैंक हो गया और रेशियो हो गया 4231, वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में। ये देखो 4231 4231 ये गिवन रहेगा, ठीक है 4231। फिर हम लोगों ने देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 4231 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ आ गया 204, फिर 204 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ आ गया 20। इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, डबल लाइन किया। डबल लाइन का मतलब इन लोगों ने टोटल किया है फिर डिस्ट्रीब्यूट। हम टोटल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली टोटल कर रहे हैं, ठीक है, टोटल और लिख नहीं रहे अलग से। तो इन लोगों ने रिपीटेड, और मैंने तो बताया चाहे कोई भी मेथड ले लो, अब इसको तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हो, कोई भी मेथड ले लो, आंसर जो है वो सेम आने वाला है, थोड़ा पॉइंट वगैरह इधर उधर आएगा। तो आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ढूंढना है क्या, कुछ एक काम का फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना है, ठीक है। तो मुझे ओवरहेड का टोटल खर्चा पता चल गया और टाइम कितना हुआ है, देखो यहाँ पर वर्किंग आवर्स मिला है, एक नया पॉइंट तुम लोग को मिल रहा है। देखो वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, ए डिपार्टमेंट में इतने टाइम काम होता है, आवर्स मतलब ये सब आवर्स में है, ठीक है। ये इतना इतना टाइम काम हुआ है, अगर इतना इतना टाइम काम हुआ है और खर्चा हमें पता है तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 घंटा काम करने के लिए कितना खर्चा हुआ है। 6226 आवर्स काम करने के लिए एक्सपेंसेस जो है 9339 हुआ है। तो फॉर 1 आवर कितना होगा, 9339 डिवाइडेड बाई, नहीं क्या हो जाएगा, 6226 के लिए अगर खर्चा हो रहा है 9339, तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 9339 डिवाइडेड बाई 9339 डिवाइडेड बाई 6226, तो कितना हो जाएगा 1.5, दूसरा 2.25, लास्ट 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को रेट मिल गया। अब इस रेट का क्या काम है, हम लोगों को बोला था ना एक प्रोडक्ट एक आर्टिकल बन रहा है यूजिंग दिस 3 डिपार्टमेंट, जिसका मेटेरियल का खर्चा कितना है 50, लेबर कितना है 30, यानी टोटल कितना हो गया प्राइम कॉस्ट 80, और ABC तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने आवर्स काम हो रहे हैं 453। तो देखो यहाँ पर क्या बनाया, मेटेरियल लेबर, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर एक टोटल लगा के इसको प्राइम कॉस्ट लिख सकते हो। फिर ओवरहेड देखो बता दिया था ना कहाँ कितना काम हो रहा है, यहाँ पर बताया था डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा, डिपार्टमेंट बी में 5 घंटा, डिपार्टमेंट 3 में 3 घंटा। अब हम लोगों ने रेट निकाल लिया है कि डिपार्टमेंट ए में 1 घंटा काम करने पे 1.5 रुपया खर्चा होता है, बी में 2.25 और सी में 3। तो यहाँ टोटल ये क्या मिल गया हम लोगों को, लिखा हुआ है नहीं वैसे, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये मिल गया फैक्ट्री ओवरहेड। और जैसे ही प्राइम कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ जाता है तो वो बन जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट पूछा था, तो फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट तीनों एक ही बातें पूछ लेता है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी ना इन लोगों ने फिर से वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया, तो जो मेथड सही लगे सेम आंसर आएगा। 9339 9061 12200 देख लेते हैं, 9339 9062 12200 के जगह 199 है, वही पॉइंट वगैरह का चक्कर होगा। तो जिसे अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बता रहा है तो तुम लोगों को जो मेथड कंफर्टेबल होता है तुम लोग उसी से कैलकुलेट कर सकते हो, सारे मेथड में सेम आंसर आते हैं। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 में क्या दिया हुआ है देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री
फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। फैक्ट्री का एक डेटा दे दिया है, मटेरियल यूज्ड विद डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर, आवर्स ऑफ मशीनरी ऑपरेशन, मशीन से कितना टाइम काम हुआ है, आवर्स, ये आवर्स है। ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट 25,000। वन अब यहाँ पर क्या बताया है, ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रेलिवेंट डेटा, तो एक कुछ ऑर्डर आया था उसका रेलिवेंट डेटा बता रहा है। देखो उसमें मटेरियल यूज हुआ है 6,000, डायरेक्ट वेजेस 4,950, दोनों बता रहा है रुपीज में। लेबर कितना टाइम लगा है 1650, मशीन आवर्स 1200। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर का डेटा है, दिस इज द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और ये नॉर्मल एक्टिविटी का दिया हुआ है। हम लोग को करने क्या बोला है, देखो करने बोल रहा है कैलकुलेट करना है ओवरहेड चार्जेबल टू द जॉब बाय 4 कॉमनली यूज्ड मेथड। तो ओवरहेड तुम लोग क्वेश्चन में पढ़ते होगे, ओवरहेड को चार्ज करो, ओवरहेड ऑन मटेरियल, ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस, इस तरह से बोला जाता है कि ओवरहेड को कैसे चार्ज करना है। ओवरहेड बताया है और कुछ नाम नहीं बता रहा है, तो फिर डायरेक्ट नॉर्मली क्या क्या रहता है हम लोगों के पास अवेलेबल। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है देखते हैं, मटेरियल है, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा मटेरियल अवेलेबल है, डायरेक्ट वेजेस अवेलेबल है, लेबर आवर अवेलेबल है, और मशीन ऑपरेशन आवर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 4 चीज है, तो हम लोग ये 4 चीज पे अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा सकते हैं। तो देखो क्या किया है यहाँ पर, कैलकुलेट क्या किया है, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मटेरियल अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो टोटल मटेरियल यूज फिर कितना हो जाएगा, ये देखो किस तरह से करना है। टोटल मटेरियल यूज कितना हो रहा है, नॉर्मली ये जो है 30,000 और एक स्पेशल हमारा जो आया था ऑर्डर आया था, तो टोटल मटेरियल यूज कितना हो गया 36,000, ये देखो 36,000। और ओवरहेड कितना है चार्ज किया गया है डिपार्टमेंट में 25,000, तो 25,000 अगर हम लोग मटेरियल के ऊपर चार्ज करेंगे तो 25,000 डिवाइडेड बाय 36,000। ऐसा क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर पहले भी किया था, हम लोगों ने ओवरहेड चार्ज करना था अकॉर्डिंग टू वेजेस, तो ओवरहेड बाय वेजेस, ओवरहेड बाय वेजेस, उसी तरह से ओवरहेड बाय मटेरियल। लेबर का देखो, लेबर का कितना हो जा रहा है 30, और यहाँ पर कितना हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस है 30,000 और ये 4,950। अच्छा डायरेक्ट वेजेस 30,000 और 4,950, ये तो हो रहा है 34,950। एक मिनट देख लेते हैं एक बार। देखो सब नीचे तो सब में, ये ऊपर तो सब में ओवरहेड ही आएगा, और ओवरहेड क्या है 25,000, तो 25,000 और बेसिस हमें 4 मिल रहा है, एक मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस, एक लेबर आवर और एक मशीन आवर रेट, ठीक है। तो मशीन ऑपरेटिंग मशीन आवर कितना है 12। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं ये कौन सा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर ए सर्टेन पीरियड, मटेरियल यूज्ड है 36,000, वन ऑर्डर कैरिड आउट, ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रेलिवेंट डेटा वेयर, रेलिवेंट डेटा दे दिया है 6,000, और ये डायरेक्ट वेजेस 4,950, डायरेक्ट वेजेस है 4,950, और लेबर आवर हमारा लिया गया है, लेबर आवर 12,000। अच्छा टू द जॉब बाय 4 कॉमनली यूज्ड मेथड, टू द जॉब बोला है मतलब सिर्फ ये वाला ले रहा है ये लोग, अच्छा टोटल नहीं कर रहा है। यहाँ पर बोला है एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्टिविटी बता रहा है, और ये जो काम ये एक दूसरे ऑर्डर के हिसाब से हुआ है, तो कैलकुलेट जो किया इन लोगों ने टोटल में नहीं किया है, ठीक है, तो सिर्फ इस जॉब का किया है, मतलब जो एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म होता है उसी बेसिस पे किया है। तो मटेरियल 36,000, डायरेक्ट वेजेस 30,000 और 12,000 जो है ये हो गया ओवरहेड लेबर आवर्स, ठीक है, और ये हो जा रहा है ओवरहेड रेट 1.25। अच्छा
एक्चुअली क्या करना है हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग सुटेबल जो 4 कॉमनली मेथड्स होता है, दैट इज ओवरहेड चार्जेबल ऑन मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, लेबर, तो ये नॉर्मल काम होता है इन लोग के डिपार्टमेंट में, तो उस हिसाब से इतना इतना परसेंटेज चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इससे अपना कॉस्ट शीट बनाते हैं, जबकि यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाने नहीं बोला है, इससे अगर हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसमें चार्ज कैसे होगा, तो देखो ये तो एक्टिविटी ओवरऑल है, ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर परसेंटेज निकाला है, तो मटेरियल का कितना हो जाएगा, 6000 मटेरियल यहाँ पर यूज होगा जो स्पेशली जिस जॉब के लिए यूज हो रहा है, 6495, ये अलग कोई ऑर्डर है उस पे हो रहा है, ऑन वन ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर पे इतना मटेरियल यूज होगा, ये टोटल एक्टिविटी इतना परफॉर्म होता है, उस बेसिस पे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, और जो ये एक्टिविटी हो रहा है उस पे क्या खर्चे का आएगा, तो फिर देखो द ओवरहेड चार्जेबल टू जॉब अंडर द अबव मेथड इज एज फॉलोज, तो मटेरियल पे 6000 इनटू 69.44, क्योंकि बेसिस वही बता रहा है जो इन लोग का नॉर्मल है, नॉर्मल बेसिस पे 69.44, तो जो हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं जिसपे मटेरियल 6000 का खर्चा हो रहा है, उसमें ओवरहेड कितना चार्ज होगा, ओवरहेड अगर मटेरियल बेसिस पे चार्ज होगा तो फिर इतना हो जाएगा 4166.40, मटेरियल पे इतना। अच्छा, ये फिर डायरेक्ट वेजेस पे 83.33, फिर ये टाइम पे हो जाएगा ये रेट 2.083, और ये मशीन जो है, मशीन 1200 घंटा चलेगा तो 1.25 बेसिस पे जो है हमारा खर्चा एपोर्शन होना चाहिए, तो वही बताए यहाँ पर, तो कॉस्ट शीट फॉर्मेट पे नहीं बताया, तो डायरेक्टली यहाँ पर लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करके दिखा रहा है, अदरवाइज मटेरियल प्लस वेजेस इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, प्लस ये तो लेबर आवर का खर्चा हो जाएगा, प्लस लेबर एक्सपेंस प्लस मशीन आवर। अच्छा, अब ये देखो, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इन ए मशीन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री देयर आर 5 आइडेंटिकल मशीन, क्या क्या पॉइंट हमें नोट करना है इस तरह के क्वेश्चन में, देखो 5 आइडेंटिकल मशीन है, 5 एक ही तरह के देखने में मशीन है, फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर द मशीन आवर रेट, क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट, मतलब 1 घंटा चलने पे मशीन अगर 1 घंटा घूम रहा है तो कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज मशीन आवर रेट। तो क्या बोला है देखो, स्पेसेस ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कितना स्पेस है 10,000 स्क्वायर मीटर, लेकिन मशीन ने कितना ऑक्यूपाई किया है 2,000 स्क्वायर मीटर, हम लोगों को मशीन का खर्चा निकालना है, तो मशीन का ही हमें सारा रिलेटेड डेटा ध्यान में रखना है, पूरा 10,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसमें से मशीन के लिए अगर 2,000 स्क्वायर मीटर लग रहा है तो हम लोगों को उसी हिसाब से मशीन का खर्चा एपोर्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 20,000, स्क्रैप वैल्यू 300, एस्टिमेटेड लाइफ 13 इयर्स, डेप्रिसिएशन 7.5% पर एनम, नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन 2000 आवर्स, नॉर्मली मशीन 2000 घंटा चलता है, पावर कंज्यूम्ड बता दिया है 3000 पर एनम, और आगे क्या बता रहा है, एस्टिमेटेड रिपेयर्स मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 5200, सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट एटसेट्रा चार्ज डायरेक्ट टू द मशीन, मशीन को चलाने के लिए वो जो ऑयल वगैरह चाहिए वो हो रहा है 600 पर एनम, ये ईयरली दिया है, कौन सा ईयरली है कौन सा मंथली है, लाइक सर्विस कॉस्टिंग है ये। अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट बता रहा है, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग टू बी अपॉर्शन अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड, supervision or other charges. It is ascertained that the degree of supervision required by the machine is 2/5 and 3/5 being devoted to other machine. तो ये बता रहा है कि एक मशीन के लिए 2/5 लगता है, बाकी मशीन के लिए 3/5. There are 16 workers in the department of whom 4 attendant टू द मशीन एंड रिमेनिंग टू द अदर मशीन, 16 लोग काम करते हैं जिसमें से 4 जो है वो मशीन अटेंड करते हैं, एंड मतलब वो मशीन को अटेंड कर रहे हैं जो यहाँ पर जिसका दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी जो है द रिमेनिंग टू द अदर मशीन, ठीक है, और हमारा 5 आइडेंटिकल मशीन का डेटा दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि मशीन को चलाते हुए कितना खर्चा हो रहा है, तो मशीन का चलाने का तो बहुत सारा खर्चा दे दिया है, यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन देखना है, रेंट रेट्स देखना है, लाइटिंग देखना है। अब एक पॉइंट देखो तुम लोग को याद दिलाते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था तुम लोगों को, ये देखो
कि हम लोग ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग कलेक्शन क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी और एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर जो कलेक्शन क्लासिफिकेशन था ना उसमें देखो हम लोगों ने मेटेरियल लेबर ओवरहेड और फंक्शन हिसाब से तो किया। अब देखो क्या आ रहा है बिहेवियर के हिसाब से, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, ये उस वो वाला केस है जहां पर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल चेक करेंगे, जस्ट लाइक सर्विस कॉस्टिंग। तो देखो एक हम यहाँ पर करके तुम लोग को दिखाते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग करेंगे पर्टिकुलर। तो तुम लोग एक बार जस्ट सर्विस कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल को किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते थे उसे दिमाग में एक बार याद कर लो तो तुम लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर फिक्स्ड खर्चा और वेरिएबल खर्चा में हम इसे डिवाइड कर देंगे, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो तुम लोग को यहाँ पर मुझे बताना है कि फिक्स्ड क्या होगा वेरिएबल क्या होगा। हम लोगों ने बहुत सर्विस कॉस्टिंग किया हुआ है, तो बताओ फर्स्ट खर्चा क्या दिख रहा है रुपीस में देखना चाहिए हमें। अच्छा हमें मिल गया है कॉस्ट ऑफ मशीन मिला है, ठीक है। मशीन का कॉस्ट बता दिया है, स्क्रैप वैल्यू बता दिया है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन का चार्ज भी बता दिया है। तो बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगा। वहां तो मैंने बताया था वहां का रूल्स क्या है एक बार याद दिला देते। वहां पर रूल्स ये था कि अगर हमें लाइफ ऑफ एसेट जो है वो किलोमीटर माइलेज वगैरह में दे देता है तो डेप्रिसिएशन हमारा वेरिएबल हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारा एसएलएम मेथड का डेटा रहता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मशीन के केस में डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल होगा, मशीन के केस में डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल होगा। तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल होगा ये तो मैंने बता दिया, बट तुम लोग मुझे ये बताओ कि डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। ये रहा कॉस्ट ऑफ मशीन हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये रहा स्क्रैप वैल्यू, ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, ये परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो क्या अप्लाई करके निकालोगे। डायरेक्ट परसेंटेज लगा दो, कितना हो रहा है। बताओ 20,000 पे 7.5% लगाओ, कितना हो रहा है। हेलो 1500। हाँ तो कितना हो रहा है 20,000 इंटू 7.5%, 1,500 हो रहा है। तो ये किस क्या निकला, मंथली ईयरली क्या निकला बताओ। ईयरली ईयरली निकला, ठीक है ईयरली निकला है। तो हमें चाहिए रेट पर आवर, हमें चाहिए रेट पर आवर, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट पर आवर चाहिए हमें, डेप्रिसिएशन का भी रेट पर आवर चाहिए। एक काम करते हैं यहाँ पर एक टोटल भी लिख लेते हैं, ठीक है टोटल भी लिख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन, ये वेरिएबल हो रहा है। डेप्रिसिएशन का हमारा खर्चा हो रहा है 20,000 इंटू 7.5%, ये ईयरली आ जा रहा है। अब ईयरली को अगर मुझे आवर बेसिस पे कन्वर्ट करना है तो टोटल नहीं भी लिखेंगे तो होगा। बताओ ईयरली को अगर आवर बेसिस पे कन्वर्ट करना है, रेट पर आवर ही तो चाहिए। तो पूरा नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन कितना बता रहा है 2,000। तो नॉर्मली ये मशीन कितना टाइम चलता है 2,000 आवर्स चलता है। तो बताओ कितना डेप्रिशिएट हो रहा होगा 1,500। तो पूरे साल भर में चल रहा है, पूरे साल भर में नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन कितना है 2,000। तो बताओ कितना होगा रेट पर आवर, कितना हो जाएगा। बताओ नॉर्मल रनिंग ऑफ द मशीन 2,000 पर आवर तो बता दिया है। क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डिवाइड कर दे 2,000 से, 2,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर मिल जाएगा ना। नॉर्मली तो रनिंग पर आवर दे दिया है 0.75। हाँ 0.75, ठीक है 0.75 आ गया।
अच्छा नेक्स्ट खर्चा देखो, नेक्स्ट क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन। पावर कंज्यूम्ड बाय मशीन दे दिया है 3000 पर एनम, ईयरली दे दिया है, ठीक है। तो 3000 घंटा अगर एक साल में होता है तो एक साल में कितना टाइम चल रहा है 2000, तो पर आवर बेसिस पे चाहिए। पावर कंजम्पशन भी वेरिएबल होता है, हमेशा इक्वल पावर कंजम्पशन नहीं होता है। तो पावर कंजम्पशन रेट पर आवर कितना हो जाएगा, ये 2000 आवर्स जो है ना, ये पूरा एक साल का दिया हुआ है, तो ये एक साल का 3000, तो बताओ कितना हो जाएगा। 3000 पर एनम अगर पावर कंजम्पशन है, 2000 आवर्स चलने से 3000 पर एनम पावर कंजम्पशन है, तो बताओ कितना होगा। 1.5। हाँ 1.5 सही है, 1.5, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा खर्चा है, एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन। थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन बता रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस 5200। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस 5200, पूरा वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, और मशीन का लाइफ कितना है 13 इयर्स, तो 5200 खर्चा होगा पूरा उसके वर्किंग लाइफ के हिसाब से। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 5200 ये पूरे साल का है और पूरे लाइफ टाइम का है, और इसका लाइफ है 13 इयर्स का। तो अगर हम लोग 5200 डिवाइडेड बाई 13 कर देते हैं तो मुझे एक साल का खर्चा मिल गया 13 इयर्स का। 13 इयर्स 13 साल का अगर 5200 रुपए का खर्चा है तो एक साल का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13 करेंगे। और मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है रेट पर आवर में, तो डिवाइड कितना कर देना चाहिए, 2000 कर देना चाहिए। तो डिवाइड 2000 कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा रेट पर आवर, क्योंकि एक साल में तो वो 2000 आवर्स ही चलता है, ठीक है। तो सारी जगह पे देखो 2000 आवर्स से मैंने डायरेक्टली जो है डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिपेयर्स मेंटेनेंस के बाद सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल वेस्ट चार्जेस डायरेक्ट टू द मशीन अमाउंट टू 600 पर एनम, ये भी 600 पर एनम है। अच्छा ये ऊपर लिखते ये भी वेरिएबल होगा, सन्ड्री सप्लाई, तो ये हो रहा है सन्ड्री सप्लाई है 600, ये दिया हुआ है एक साल का, पर एनम मतलब एक साल का, और एक साल में मशीन कितना टाइम चल रहा है 2000 आवर्स, तो मुझे इसे रेट पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो रेट पर आवर में हो गया 0.30, ठीक है। अब आगे का क्या खर्चा है देखो, रेंट रेट्स, ये फिक्स्ड होगा तो रेंट रेट्स लिखते हैं यहाँ पर। रेंट एंड रेट्स देखो, रेंट रेट्स क्या बताया है 9000 बता रहा है, ठीक है 9000, तो 9000 है। अब कैसे कैलकुलेट करें, पूरा रेंट रेट से 9000, और हमें क्या बेसिस मिल रहा है रेंट के लिए, जैसे हम लोगों ने किया स्क्वायर मीटर, बता सकते हो कितना होगा। टोटल 10,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें से मशीन बस 2000 स्क्वायर मीटर में बैठा हुआ है, तो मशीन का खर्चा में रेंट का खर्चा कितना लगा है, रेंट टोटल है 9000, ये मैंने बता दिया तुम लोग को। तुम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मशीन में मुझे कितना पोर्शन करना चाहिए। पूरे 10,000 मीटर का ही तो मुझे रेंट बता के रखा है, 1800 करेक्ट। 10,000 मीटर का 9000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो एक मीटर का कितना आ जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 2000 करेंगे तो हमें रेंट मिल जाएगा। लेकिन ये कब का मिला, ये हमें मिल गया है पूरे टोटल एक साल का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, आवर बेसिस पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले हम एक बार टोटल निकाल के दिखाते हैं। रेंट रेट्स हो गया 9000, ठीक है, 9000 इंटू 2000 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये पूरे ईयर का निकल गया। डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2000 कर देना है। जैसे 2000 करेंगे हमें मिल जाएगा कि रेट पर आवर कितना है। तो 9000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो गया 0.9। या फिर इसका पूरा अलग अलग टोटल करके भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे फिक्स्ड वाले में करते हैं। रेंट के बाद क्या आ जा रहा है, रेंट के बाद आ गया लाइटिंग। लाइटिंग का ठीक से पढ़ो, क्या बता रहा है, टू बी अपोर्शन्ड अकॉर्डिंग टू वर्कर्स इंप्लॉयड। लाइटिंग का खर्चा उस तरह से अपोर्शन करना है जिस तरह से वर्कर इंप्लॉयड है। तो वर्कर किस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है, देखो
16 वर्कर है, देयर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हुम 4 अटेंडेंट टू द मशीन एंड द रिमेनिंग टू द अदर मशीन। तो ये 5 आइडेंटिकल मशीन के लिए 4 लोगों को अपॉइंट किया गया है। तो बताओ मुझे क्या होना चाहिए? नॉर्मल क्वेश्चन है कि 400 का खर्चा आ रहा है, तो ये जो 5 आइडेंटिकल मशीन के लिए हम लोग कर रहे हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है? 16 वर्कर को लगा के रखे हैं, लेकिन 4 वर्कर का खर्चा ही यहाँ पर आना चाहिए। तो बताओ कितना होगा? 400 कितने लोगों को दे रहे हैं? 16 लोगों को, तो 4 लोगों को कितना दे रहे हैं? 100। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा उस तरह से अपोर्शन हो रहा है, तो 400 इंटू क्या हो जाएगा 4/16 दैट इज 100। अब इसे फिर से डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो मुझे डायरेक्टली वो खर्चा मिल जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये मुझे मिल गया रेट पर आवर 0.05। नेक्स्ट खर्चा क्या है? देखो नेक्स्ट खर्चा है सुपरविजन। सुपरविजन का भी कुछ बता के रखा है। इट इज असर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5। मशीन के लिए, ये सारा जो मशीन 5 आइडेंटिकल है उसके लिए 2/5 है, और 3/5 जो है दूसरे मशीनों के लिए। तो डायरेक्टली बता ही दिया 2/5, तो 1250 का कितना हो जाएगा 2/5। इसमें तो कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट, इसमें डायरेक्ट बता दिया है 2/5 ये सारे मशीनों के लिए है। तो 2/5 यानी 500 हो रहा है, 500 डिवाइडेड बाय 2000 कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, और उसके बाद सुपरविजन के बाद है अदर चार्जेस। अदर चार्जेस 5000। अब अदर चार्जेस को किस तरह से अपोर्शन करना है? अदर चार्जेस टोटल बताया है 5000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो अदर चार्जेस, अदर चार्जेस है 5000, मतलब बाकी और खर्चा। ठीक है, बाकी और खर्चा, जैसे रेंट का बता दिया था कि इतने स्क्वायर मीटर पे मशीन है, लाइटिंग का बता दिया कि वर्कर पे होना चाहिए, तो जो वर्कर इस मशीन के साथ रिलेटेड है उनका हम लोगों ने निकाल लिया। सुपरविजन का बता दिया 2/5, लेकिन अदर चार्जेस का कुछ नहीं बताया है। अदर चार्जेस मतलब इस यहाँ ये जो डिपार्टमेंट में इस फैक्ट्री का कुछ अलग सा खर्चा, लेकिन इस मशीन के लिए कितना अपोर्शन करना चाहिए? देखो हमें दिया था, हमारे पास 5 आइडेंटिकल मशीन्स है, तो ये अदर चार्जेस जो है उसमें से मशीनों का कितना हो जाएगा? कुछ यहाँ पर तो बाकी सबका अपना अपना हिसाब बताया था, इसका नहीं बताया है। तो अदर चार्जेस जो है उसमें मशीन का खर्चा हो जाएगा 1/5, क्योंकि अदर चार्जेस का 1/5 पोर्शन ही हमें जाना चाहिए मशीन में, क्योंकि मशीन हमारा कितना है 5 ठो है, और कुछ तो बताया नहीं था, इसीलिए इस बेसिस पे करना पड़ेगा हमें। डिवाइडेड बाय 2000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो गया 0.50। अब टोटल करो, 0.9 प्लस 0.05 प्लस 0.25 प्लस ये तो पहले किया मैंने 0.3, 0.75, 1.5 और ये 0.2, तो ये आ रहा है 4.45। तो ये आ गया मशीन रेट पर आवर। ये देखो मशीन रेट पर आवर आ गया। अब तुम लोग चाहो तो जैसे मैंने सर्विस कॉस्टिंग में सिखाया था, ये जो फिक्स्ड वाला है उसका टोटल करके फिर उसे 2000 से डिवाइड कर सकते हो। मैंने जो अलग अलग किया, अलग अलग नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिक्स्ड को नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन वेरिएबल जो होता है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 9। इलास्ट्रेशन 9 भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। कॉस्ट बताया है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स मेंटेनेंस ड्यूरिंग लाइफ, मतलब पूरे लाइफ का, स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ शॉप फॉर 4 वीकली पीरियड, वर्किंग आवर्स 4 वीकली period 100 hours, number of machine in the shop, each of which is liable for equal charges are 30 machines, power used per hours 4 unit 10 पैसा per unit। ठीक है, बस इतना ही बताया। इससे हम लोग को मशीन आवर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यही से हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले फिक्स्ड और वेरिएबल में खर्चा जो है ट्रांसफर कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है कौन सा हमारा फिक्स्ड खर्चा, ये रहा स्टैंडिंग, बाकी सारा वेरिएबल है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस हमारा कितना बताया है 3000 बताया है। 3000 कितने दिन का खर्चा है
4 वीकली पीरियड का खर्चा है। 4 वीकली पीरियड में कितना टाइम काम होता है? 100 आवर्स काम होता है। 4 वीकली पीरियड में 100 आवर्स काम होता है। तो 100 आवर्स काम होने पे कितना खर्चा हो रहा है? 3000। इसका मतलब है 100 आवर्स काम होने पे कितना खर्चा हो रहा है? 3000 का खर्चा हो रहा है। मुझे 100 आवर्स का खर्चा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मशीन आवर रेट। ठीक है, मतलब 1 घंटा मशीन चलने पे कितना खर्चा हो रहा है ये चाहिए। तो बताओ 1 घंटा मशीन चलने पे कितना खर्चा होगा? ये तो बहुत इजी हो गया, 3000 रुपीज का खर्चा हो रहा है 100 आवर्स काम होने पे। तो 1 आवर्स पे कितना खर्चा होगा बताओ? थर्टी। लेकिन नीचे एक पॉइंट है, देखो, नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप ईच ऑफ विच इज लायबल फॉर इक्वल चार्जेबल आर 30 मशीन। ठीक है, तो ये तो हमारा आया, देखो ये हमारा आ रहा है कितना? 3000 रुपीज का खर्चा हुआ है 100 आवर्स काम करने के लिए, तो पर आवर पे हो गया 30 रुपीज, 30 पर आवर। लेकिन ये बोल रहा है कि इक्वल चार्जेबल टू 30 मशीन है, ये 30 मशीन के बराबर है। मुझे चाहिए रेट मशीन आवर रेट फॉर ए मशीन, तो फिर मुझे फिर से इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 30। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर बताया है कि नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप ईच ऑफ विच इज लायबल फॉर इक्वल चार्ज आर 30 मशीन। 30 मशीन के बराबर है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 30 रुपीज, 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन 30 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹1 पर आवर, ₹1 पर आवर हो जाएगा। अच्छा, और क्या बचा हमारा? पावर यूज्ड पर आवर 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पैसा। ये 10 पैसा है, 10 पैसा पर यूनिट बता रहा है कि पावर यूज हो रहा है पर आवर 1 घंटे 4 यूनिट पर आवर 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर यूनिट। तो 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनेगा और 4 यूनिट्स का कितना पैसा हो रहा है? 10 पैसा करके है। तो फिर कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 घंटे में 4 यूनिट बनेगा ना, तो मुझे तो 1 घंटे का ही डेटा चाहिए, मुझे 1 घंटे का ही तो डेटा चाहिए। इसका मतलब 4 यूनिट्स बनाने का जो खर्चा हो रहा है, 4 यूनिट्स बनाने का कितना खर्चा हो रहा है? पर यूनिट 10 पैसा करके 4 यूनिट्स बनाने का खर्चा हो रहा है 40 पैसा। तो ये जो 40 पैसा खर्चा हो रहा है ये 1 घंटे के लिए हो रहा है, बिकॉज 1 घंटे में 4 यूनिट बनता है। तो 0.40 लेबर कॉस्टिंग में ऐसा हम लोगों ने किया था, तो ये 0.40 ये हमारा पावर का खर्चा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा यहाँ से? रिपेयर्स मेंटेनेंस होल लाइफ में है 2000। ठीक है, 2000 है, और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितना है? 40,000 आवर। ये बोला था होल लाइफ है 40,000, तो 2000 डिवाइडेड बाय 40,000 कर लो, तो पर आवर कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा। और इसे हमें डिवाइड करना है कितने से? अच्छा, डिवाइड तो किया ही मैंने, ये देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ? 40,000 आवर्स के लिए 2000 रुपीज, तो 1 आवर के लिए 2000 डिवाइडेड बाय 40,000 आवर, तो 0.05 पर आवर आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया। और लास्ट बचा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में देखो, कॉस्ट है 24,000, स्क्रैप है 4,000, तो 24,000 माइनस 4,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 20,000। और डिवाइड क्या करना है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ जा रहा है 0.5। तो ये डायरेक्टली आ जा रहा है 0.5, क्योंकि 40,000 आवर्स से जैसे ही डिवाइड कर रहा है तो पर आवर आ जाएगा, तो पर आवर आ गया 0.5। ये पर आवर खुद ब खुद आ जा रहा है, बिकॉज हम लोग जैसे ही 40,000 आवर्स से, जैसे मान लो 5 ईयर से डिवाइड कर रहे हैं, 100 रुपए का एसेट था और इसका मान लो 10 रुपीज का स्क्रैप वैल्यू आ रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है? 90 डिवाइडेड बाय, जैसे 5 करते हैं ना तो पर ईयर बेसिस पे निकल जाता है, वैसे डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे तो आवरली रेट निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा सारा जो आवरली रेट है वो कैलकुलेट हो गया। अब देखो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस, ये देखो 3000, ये अलग से लिखा है इन लोगों ने, हम लोग अपने जैसा करेंगे। 3000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, 30 पर आवर डिवाइडेड बाय 30, 1 रुपया।
अच्छा, डेप्रिसिएशन तो अभी हम लोगों ने देखा 24,000 कॉस्ट माइनस 4,000 स्क्रैप डिवाइडेड बाय 40,000 पर आवर रेट निकल गया। रिपेयर बताया था कि फुल वर्किंग लाइफ में 2,000 पूरे 40,000 घंटे के लिए जो इस मशीन का वर्किंग लाइफ है, तो 1 घंटे के लिए 0.05। और पावर का बताया था 4 यूनिट बनाने में 10 पैसा, लेकिन 4 यूनिट बनाने में 10 पैसा यानी 40 पैसा, और 4 यूनिट बनाने में 1 ही घंटा लगता है, तो 1 घंटे का पावर कंजम्पशन हो गया 0.40 यानी 40 पैसा। तो ये सारा अब हम लोगों को टोटल कर लेना है। टोटल करने से कितना आ जाएगा 1.95 आ गया। तो ये हमारा रेट निकल के आ गया, मशीन आवर रेट। अच्छा, ये ओवरहेड ये मैंने करवाया है पहले। अच्छा, इलास्ट्रेशन 12 में देखो क्या दिया है। In a factory, the expenses of factory are charged on a fixed percentage basis on wages, and office overhead expenses are calculated on the basis of percentage of works cost. तो material 12,500, 18,000 बोला क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखो बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज, किस तरह से चार्ज होता है, ऑन ए फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस। एक परसेंटेज इन लोगों ने फिक्स्ड करके रखा है, उसी बेसिस पे होता है। और बेसिस क्या है, ऑन वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंस। तो वेजेस और ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंस पे एक फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे चार्ज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑफिस और वेजेस का एक्सपेंस को एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस बेसिस पे चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पे चार्ज किया जाता है। और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है वर्क्स कॉस्ट। तो देखो ये थोड़ा मैथमेटिकल बात है यहाँ पर, बाकी कुछ है नहीं। मेटेरियल 12,500 और यहाँ पर है 18,000, वेजेस 10,000, 14,000। तो मेटेरियल और वेजेस को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट मिल गया। नेक्स्ट बताया है, देखो और कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट हमें सेलिंग प्राइस बता दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताया 15%, 12%। हमें फाइंड आउट करने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, जो दिया नहीं है। तो अगर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, हमें बोला ना एक फिक्स्ड परसेंटेज फैक्ट्री पे चार्ज होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो वेजेस पे चार्ज होता है, वेजेस एंड फैक्ट्री पे चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो एज्यूम कर लिया है कि एक्स एंड वाई बी द परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड एंड वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, x%, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, x% मान रहा है। तो x% ऑफ क्या है, वेजेस। वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, जो वर्क्स ओवरहेड है वही फैक्ट्री है, वही प्रोडक्शन है। कितना परसेंट होगा, जो भी होगा वो वेजेस के ऊपर होगा। वेजेस हमारा कितना है 10,000, वेजेस हमारा कितना है 10,000। अब 10,000 पे x%, देखो 10,000 पे x%, इसका हम दिखाते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, ठीक है। मेटेरियल वेजेस ये दोनों ले लिया, 12,500, 18,000, 10,000, 14,000, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। चलो हम लोग क्वेश्चन से करते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल हो गया 22,500, 32,000। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमें देना है समथिंग परसेंटेज ऑफ वेजेस। तो वेजेस इसका कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू, अगर हम मान लेते हैं x% है तो x/100, ठीक है। 10,000 इंटू x/100, और ये हो जाएगा 14,000 इंटू, ये x मान रहे हैं तो इसे कितना मानेंगे, ये भी x होगा क्योंकि फिक्स्ड है। देखो फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑफ वेजेस, तो वेजेस का फिक्स्ड परसेंटेज, तो वेजेस का अगर ये 10% है तो 10,000 का 10%, 14,000 का 10%, दैट इज फिक्स्ड परसेंटेज। तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब ये कितना बन गया, ये दोनों हटा दो, 100x 22500 प्लस क्या हो जाएगा 100x, और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 32,000 प्लस
140x। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, और क्या है, ऑफिस ओवरहेड, इसके बाद ही आ जाता है ऑफिस ओवरहेड, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ लगाना है, किसके ऊपर, ये भी लगाना है हमें ऑन द बेसिस ऑफ fixed percentage on wages and office overhead expenses are calculated on the basis of percentage of works cost। अच्छा, इसके परसेंटेज पे लगाना है, तो ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट, जो वर्क्स कॉस्ट है वही फैक्ट्री कॉस्ट है। तो 22,500 प्लस 100x का हम मान लेते हैं y%, ठीक है। और यहाँ पर 32,000 प्लस 140x का y%, दैट इज y बाई 100। तो ये कितना आ जा रहा है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, और सारा टोटल करके हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि आगे तो कुछ बताया नहीं टोटल कॉस्ट। तो ये कितना है टोटल कॉस्ट, दिस वन प्लस दिस वन, तो 22,000। इसका पहले कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो चीज है इसका कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाते हैं। तो 22,500 और ये हो जा रहा है डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 225y प्लस ये हो जाएगा xy, ये बन गया xy। ये कितना बन जाएगा, ये देखो y बाई 100 है, तो 100 कैंसिल, 3200y प्लस ये हो गया 140, तो 140 बाई 100, 140 बाई 100 आ रहा है, तो 1.4 y, ठीक है, 1.4 xy, ठीक है। यहाँ x भी है, यहाँ x भी है, शायद तुम लोग कॉपी में देखो, ठीक है, यहाँ पर इससे थोड़ा ढक गया है, तो 1.4, सिमिलरली इसी तरह से मैंने इंटू किया है 1.4 xy। अब टोटल तो ये और ये व्हाइट कलर से जो मैंने लिखा है उसे टोटल कर देंगे, तो 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, ठीक है। और ये 32,000, ठीक है, 32,000 प्लस 140x प्लस 3,000, ये 320 हो जाएगा, 20 हट गया ना, तो 320y प्लस ये हो जाएगा 1.4 xy, 1.4 xy, तो 100x xy 225y 225y और 22,500, और यहाँ पर आ रहा है 32,320y और 1.4 xy और 140x। अब तुम लोग सोचोगे इतना टफ, ये टफ नहीं है। देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा टोटल करना जो हमें ध्यान देना है, हमें सेलिंग प्राइस बता दिया है सेलिंग प्राइस बता दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट बता दिया है, तो तुम लोग इससे मुझे कॉस्ट बता सकते हो। मैंने बहुत बार सिखाया है कि 15% बता रहा है ऑन कॉस्ट, तो ये 15 प्रॉफिट और 100 कॉस्ट हो गया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल बता दो इससे मुझे। प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, 15 अगर प्रॉफिट है, ये अगर कॉस्ट है, तो 15 प्रॉफिट रहेगा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा 115, और इस केस में कितना होगा 12 प्रॉफिट है और कॉस्ट कितना है 100 है, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 112। ये तो मैंने सिखाया ना तुम लोग को, 15 बाई 1 बाई 115, 12 बाई 112, ये हम हर क्लास में बोलते हैं, कॉस्ट में, अकाउंट्स में, सब जगह ये चीज बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस पे ये सारा परसेंटेज लगा देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखो 44,850 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, तो ये कॉस्ट जो आ रहा है ये कॉस्ट है, इससे हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस पे अगर हम लोग लगाएंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट। अच्छा तो चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो 44,000, ये देखो 44,850 है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है 15%, इस केस में 15% है, ठीक है।
तो 15% ऑन दिया हुआ है कॉस्ट, तो 15 अगर प्रॉफिट है, 100 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट मतलब सेल प्राइस होता है, तो ये 115, तो प्रॉफिट कितना हो गया 44850 इंटू 15/115, तो इससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 44850 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15, तो प्रॉफिट हो रहा है 5850, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 44,850, तो माइनस कर दिया 39,000 कॉस्ट आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले में 61,880 इंटू हो जाएगा 12/112, इससे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 61,880 इंटू 12/112, तो ये हो जाता है 6630, माइनस कर देते हैं 61,880, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। कॉस्ट मिल गया 55,250। देखो यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने तो टोटल कॉस्ट ही निकाला था ना, हम लोगों ने क्या निकाला था, टोटल कॉस्ट, तो ये इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने कितना निकाला, देखो कितना निकाला है 39,000, तो ये इक्विवेलेंट टू हो गया 39,000, और ये इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 55,250। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, अगर इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो एक्स वाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। हम दिखा देते हैं तुम लोगों को एक बार सॉल्व करके। 100x प्लस एक्स वाई प्लस 225y प्लस 22,500 इक्वल टू 39,000, और 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y प्लस 32,000 इक्वल टू 55,250, तो ये सारा इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करके इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो कैसे किया है, इक्वेशन 1 ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 2 ले लिया है, और ये माइनस करके साइमल्टेनियस मेथड यूज किया है, ऐसे कुछ से इंटू करो, ये पूरा इक्वेशन को ना 1.4 से अगर हम लोग इंटू कर देंगे, ये फर्स्ट वाले को अगर 1.4 से इंटू कर देंगे ना, तो ये एक्स वाई पोर्शन कट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 140 हो जाएगा, देखो 100 इंटू 1.4, तो देखो ये 140 बन जा रहा है, 140x, ये बन जा रहा है 1.4xy 1.4xy, 225 इंटू 1.4 कर लो तो देखो 315y, ठीक है, और ये इधर माइनस कर लेते हैं, फिर 1.4 से इंटू करेंगे, तो 39,000 माइनस 22,500 आना चाहिए 16,500, ये इधर ट्रांसफर होने के बाद इंटू 1.4, तो ये हो गया 23,100। अब देखो 140x, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इंटू 1 से करना है, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा 320y, और ये माइनस हो जाएगा 55 टू, ये कितना आया है 55,250 आया है, ठीक है, 55,250 आया था, माइनस 32,000, तो ये हमारा 23,250 डिफाइन कर रहा है, तो ये माइनस 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 माइनस, तो जितना बड़ा दिख रहा था वैसा कुछ है नहीं, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 23,100, ये 150 आ गया, और ये आ जाएगा 5y, ठीक है, दोनों माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो गया 30, y आ जाएगा तो x भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो y का वैल्यू हो जा रहा है 30, दैट इज 30%, और x का वैल्यू 75% आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने मेन सारा क्वेश्चन कर ही लिया है, और इसमें कुछ बाकी भी नहीं है, ठीक है, 2-4 बाकी है, सिमिलर क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार इसे देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो, उसके बाद सेम क्वेश्चन ही है, किस तरह से वो कुछ अपोर्शनमेंट का है, सिमिलर बेसिस देखना है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, तो हमारा ओवरहेड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी तुम लोग